मी गो लाईव्ह वर क्लिक करतोय, देन यू कॅन स्टार्ट. मी सांगितल्यावर करूया. ओके. विनोद पोकळी म्हणून आहे, 2 व्हेकल लोन आहे. पैसे मध्ये थोडेसे भरले आता. पोकळे 2 गाड्या कुठली गाडी? माझ्यावरती मोठी दिसत काहीतरी असेल, मला पण सर एक्झॅक्ट बघावं लागेल. मला पण बघावं लागेल. 2 गाड्या कुठली? 2 एक पहिलं लोन आहे ना सर. टोयोटा फॉर्च्युनर. हो. आणि जगुआर. जॅगवार दिसतो. नाही जॅगवार ना सर. जगुआरची हो. 2 गाड्या घेतली. हो. आणि एक खरं तसं 2 गाड्यामध्ये एक गाडी दुसऱ्याच वापरतोय नंतर ह्याच्या नावावर घेऊन त्याला दुसऱ्याला दिली असं वाटतं मला. कारण प्रत्येक बस गेली की ते जागा नसते गाडी. हो. Sir, we are good to go now. ओके. Yes, we are live. Yes, sir. Sir, we all are ready. We can go now. ओके सर. Anil sir, now it's your turn. नाही, आता मी सुरुवात करतोय आज. अच्छा. सुस्वागतम. पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँक्स असोसिएशनच्या तर्फे आयोजित व्याख्यानमालेच्या आज 3ऱ्या पुष्पामध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. सहकार सप्ताहानिमित्त आयोजित केलेल्या या व्याख्यानमालेमध्ये आपण वेगवेगळे विषय जे आपल्या नागरी सहकारी बँकांशी संबंधित आहेत ते घेऊन आपण पुढे जात आहोत. आजचा जो विषय आपण घेतलेला आहे तो चीफ कॉम्प्लायन्स ऑफिसर रोल त्याचा आणि एक्झॅक्ट रिझर्व्ह बँकेच्या त्याच्याबद्दलच्या काय अपेक्षा आहेत याबद्दल आपण आज माहिती घेणार आहोत. आणि ही माहिती देण्यासाठी आपल्याकडे आज कॉलेज ऑफ ऍग्रिकल्चर बँकिंग रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे डेप्युटी जनरल मॅनेजर माननीय श्री राजेंद्र कुमारजी आणि जे कॅबमध्ये फॅकल्टी पण आहेत त्यांच्याकडनं आपण आज माहिती घेणार आहोत. कार्यक्रमाला सुरुवात करायच्या अगोदर एक छोटस प्रास्ताविक आज आपल्या असोसिएशनचे अध्यक्ष मोहिते साहेब करतील आणि मग आपण राजेंद्र कुमार सरांचे विचार आपण ऐकूया. प्लीज सर. नमस्ते सर. नमस्ते जी. नमस्ते जी. आज सुबह सुबह आपका लेक्चर भी सुना है बैंक में, बहुत अच्छा हुआ है. मित्रांनो, आज सहकार सप्ताहाचा 3रा दिवस आहे. गेले 2 दिवस आपण सहकार आयुक्तांचं लेक्चर ऐकलंय, त्यानंतर काल खिरवाडकरांचं ऐकलेलं आहे. आज आपला अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय कंप्लायन्स ऑफिसरची नवीन संकल्पना रिझर्व्ह बँकेने आणलेली आहे. ती नक्की काय आहे, त्याच्यामध्ये काय काय रिझर्व्ह बँकेला कोणत्या गोष्टींची अपेक्षा आपल्याकडनं आहे, what Reserve Bank expect from the bankers, that we are going to learn from Rajendra Kumarji. He will explain everything, and I expect from all the audience that you should not merely listen the lecture, but you people has to interact with Rajendra Kumarji. आपके मन में बहुत कुछ क्वेश्चन रहेंगे, तो राजेंद्र कुमार साहब जी आपके सामने हैं, उनके रूप से रिजर्व बैंक आपके सामने है. रिजर्व बैंक को क्या एक्सपेक्टेशन है, आपके मन में क्या शंकाएं है, ये सब जो प्रश्न है वो आप उनसे इंटरेक्शन करिए, जिसकी वजह से ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट की पूरे मालूमात आप सबको होगी और एक सेशन बहुत अच्छा हो जाएगा. इसलिए मैं आप सबको यही विनंती कर रहा हूँ
राजेंद्र कुमार जी, आज इस सेक्शन में आप दाखिल हुए हैं। पुणे डिस्ट्रिक्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक फेडरेशन के तरफ से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप दिस सेशन विल बी वेरी सक्सेसफुल। थैंक यू सर। आई रिक्वेस्ट यू टू प्रोसीड विद द लेक्चर। थैंक यू सो मच। और आप सभी को सहकार सप्ताह का आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा प्रयास है, और क्योंकि मैं इसी सहकार क्षेत्र के अभी फिलहाल शिक्षण और जो ज्ञान प्रसारण के रूप से ही जुड़ा हुआ हूँ, एक एज ए मेंबर ऑफ फैकल्टी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग। आप सबको पता होगा या नहीं पता होगा, मेरी जिम्मेदारी है बताना कि 1969 में अपने पुणे में ही ये कॉलेज की स्थापना एज कोऑपरेटिव्ह बँकर्स ट्रेनिंग कॉलेज म्हणून केली होती रिझर्व्ह बँकेने। त्याच्यानंतर 1974 ला त्याचं नाम चेंज झाला होता कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बँकिंग। पण अजूनपर्यंत फोकस मध्ये अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक्स आहे। जास्त ट्रेनिंग अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकाची होती इकडे, फिजिकल आणि ऑनलाइन। ऑनलाइन 2 वर्षापासून आम्ही करतो। आज भी हमने एक वेबिनार किया आईरेक नॉर्म्स के ऊपर, मैंने ही लिया वो वेबिनार। कल भी हम एक वेबिनार करने वाले हैं 2.5 आवर्स का। और रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट जो भी एक नई संकल्पना है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए, उसके ऊपर फ्राइडे को करने वाले हैं। जैसा आपने बताया कि एक कंप्लायंस ऑफिसर के रूप में एक नई संकल्पना रिझर्व्ह बैंक ने लाई, ये फारच जुनी कन्सेप्ट आहे। 2002 ला रिझर्व्ह बँकेने एक सर्क्युलर इश्यू केला होता, जास्त प्रसिद्ध नाही झाला, ज्याप्रमाणे लोकांना माहित नाही त्याच्यामध्ये काय आहे। 2002 मध्ये ते सर्क्युलर होता कंप्लायन्स ऑफिसर साठी। आता जी सर्क्युलर इश्यू केल्या रिझर्व्ह बँकेने सप्टेंबर 2022 ला, ते सर्क्युलर आहे कंप्लायन्स फंक्शनवर। आणि कंप्लायन्स ऑफिसर म्हणजे ते कंप्लायन्स फंक्शन म्हणजे कंप्लायन्स डिपार्टमेंटचे अध्यक्ष। आमच्या बँकामध्ये वेगळे वेगळे डिपार्टमेंट होते। मोस्ट इम्पॉर्टंट इज क्रेडिट डिपार्टमेंट, त्याच्यानंतर अपने ट्रेजरी डिपार्टमेंट, इन्व्हेस्टमेंट डिपार्टमेंट आहे, ऑपरेशनल रिस्क में ऑडिट असतात, अकाउंट्स डिपार्टमेंट असतात, राइट। कंप्लायन्स डिपार्टमेंट पण पाहिजे। त्याच्यासाठी पाहिजे, किस प्रकार से चाहिए, त्याचा फंक्शन काय काय होणार, त्याला राइट्स कुठे मिळणार, त्याच्या पॉलिसी असतात, पॉलिसी पास करावा लागेल तुम्हाला बोर्ड मधून। सगळी व्यवस्था ते सर्क्युलर मध्ये दिलेली आहे। पण सुरुवात करताना रिझर्व्ह बँकेने म्हणलं आहे की तुम्ही ते न्यू रेग्युलेटरी नॉर्म्स प्रमाणे ते टियर 3 बँक्स आणि टियर 4 बँक्स असतात। टियर 3 बँक्स म्हणजे 1000 डिपॉझिट साईजच्या वरचे बँक 10,000 पर्यंत, आणि टियर 4 म्हणजे 10,000 डिपॉझिटचे पुढीलचे बैंक। टियर 3 टियर 4 को अभी कंप्लायंस फंक्शन करना है, अभी अगले साल से, अप्रैल से और अक्टूबर 2023 से। टियर 1 टियर 2 जो बैंक्स हैं, यानी अप टू 1000 करोड़ के जो बैंक हैं डिपॉजिट साइज के, उनके लिए जो पुराना सर्कुलर है कंप्लायंस ऑफिसर वाला 2002 का, वही लागू रहेगा। मतलब कंप्लायंस ऑफिसर के पास में और भी उसके सबऑर्डिनेट ऑफिसर हो सकते हैं, बट जिस प्रकार से कंप्लायंस डिपार्टमेंट और जो मुख्य अनुपालन अधिकारी या चीफ कंप्लायंस ऑफिसर का जो स्वरूप है जो सर्कुलर में सितंबर 2022 में, उनको करने के लिए उनके पास अभी समय है, और अभी ये गाइडलाइन उनके ऊपर लागू नहीं हुई है। तो मेरे पास एक पीपीटी है, जो पीपीटी हम लोग यूज करते हैं कमर्शियल बैंक्स के लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। अभी 2 साल से हम वो पढ़ा रहे हैं, ये बोलते हुए कि ये सर्कुलर अभी आने वाला है। 2 साल से वो सर्कुलर आने वाला था, लेकिन अभी सितंबर 2022 में आया। वो सर्कुलर में जो बातें हैं वो हम सर्कुलर से ही पढ़ेंगे, बट पीपीटी में जो उस कंसेप्ट के बारे में है वो पढ़ेंगे। बट उसके पहले 2002 में क्या था वो हम देखेंगे, क्योंकि इस 70-80 जो पार्टिसिपेंट हैं आज, इनमें बहुत सारे बैंक टियर 3 से होंगे, टियर 4 से होंगे, लेकिन मैक्सिमम टियर 1 और टियर 2 बैंक के होंगे। बराबर है ना?
1000 करोड़ से नीचे के बैंक ज्यादा होंगे, ऐसा मुझे लगता है पूना डिस्ट्रिक्ट में। और पूना डिस्ट्रिक्ट ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 1000 करोड़ से ऊपर का बैंक भी अपने पास में, 10,000 करोड़ से ऊपर का बैंक भी अपने पास में है, जनता सहकारी बैंक भी है, कॉस्मोस बैंक भी है। तो सभी जो डायरेक्शंस हैं 2002 का भी 2022 का भी दोनों एप्लीकेबल रहेगा। तो पहले मैं स्क्रीन शेअर करके 2022 में आरबीआय ने काय म्हणलं होता मी तुम्हाला फर्स्ट ते सांगणार, आणि 2022 मध्ये काय म्हणणं आहे रिझर्व्ह बँकाच्या, काय काय करावं लागेल तुम्हाला ते डिस्कस करूया आपण, बरोबर? माझी मराठीमध्ये मला माफ करा, कारण मैं दिल्लीच्या आहे, मराठी माझी ते चांगली नाही आहे, पण मैं कोशिश करतो पूर्ण, बरोबर आहे? हिंदी आणि इंग्लिश मेन राहील. मी स्क्रीन शेअर करतो. ते सर्क्युलर दिसला का तुम्हाला तुमच्या स्क्रीनवर? आता आला का? हो सर, हो सर. बरोबर आहे. तुम्ही बघा, तुम्ही डेट अगस्त 16, 2002, डेजिग्नेटिंग कंप्लायंस ऑफिसर्स इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स. सर्कुलर क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के साइज में और नंबर में इंक्रीज हो रहा है, अगर आपको ध्यान होगा 2002 में लगभग 2000 के ऊपर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक थे इंडिया में, बराबर है? 2100 के ऊपर थे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक. फिर धीरे धीरे मर्जर होते गए, क्लोज होते गए, और करते करते अभी 1540 के लगभग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इंडिया में बचे हैं, बराबर है? सो क्या बोलता है सर्कुलर की जो लार्ज साइज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स have diversified their activities into different areas of banking, which entails closer supervision and monitoring by the head office. अभी जैसे जैसे डाइवर्सिफिकेशन होता है बिजनेस का, बहुत सारी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट ऐड होती जाती हैं. नए नए सर्कुलर, नई नई गाइडलाइंस, चाहे वो आरबीआई की हो, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की हो, और मे बी अदर रेगुलेटर्स है, वो सब आपके ऊपर धीरे धीरे एप्लीकेबल होती जाती है. तो उसका जो मॉनिटरिंग है दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट द सर्कुलर अगेन सेइंग, वन एरिया ऑफ where some of the UCBs have to give attention but not giving attention is compliance with guidelines, directives or specific instructions of Reserve Bank of India. Another thing, वो टाइम पे देखा गया था कि आरबीआई की इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स की भी कंप्लायंस उतना फास्ट नहीं आती थी. तो उसको ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने बोला कि ये सबको हम देखते हुए बोलते हैं कि एटलीस्ट हर बैंक में एक कोई सीनियर ऑफिशियल, वो सीनियर ऑफिसर का डेजिग्नेशन नहीं बोला है, क्योंकि हर बैंक में वो सीनियर ऑफिसर का डेजिग्नेशन अलग अलग हो सकता है, बराबर है? तो आरबीआई हैज नॉट स्पेसिफाइड हु विल बी द सीनियर ऑफिसर, वेदर वो एजीएम होगा, डीजीएम होगा, जो भी होगा, एक सीनियर ऑफिशियल शुड बी मेड रेस्पॉन्सिबल टू वेरीफाई दैट ट्रांजैक्शन पुट थ्रू बाय द बैंक आर इन कंप्लायंस विद वेरियस डायरेक्टिव्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. जो भी बैंक में व्यवहार हो रहा है, चाहे क्रेडिट डिपार्टमेंट में हो रहा हो, इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में हो रहा हो, ऑपरेशंस में हो रहा हो, केवाईसी एमएल चाहे हो, ब्रांचेस में हो, कैश मैनेजमेंट हो, जो भी व्यवहार बैंक में हो रहा है उसको कोई भी एक आदमी पहले चेक कर ले. अब ये देखिए कब चेक करेगा, ये ऑडिट नहीं है, ये ट्रांजैक्शन होने से पहले वो थोड़ा चेक कर ले, बराबर है? ऑडिट क्या करता है, ऑडिट ट्रांजैक्शन होने के बाद में फ्यूचर में चेक करता है टाइम लैग के साथ में. कंप्लायंस ऑफिसर से क्या अपेक्षित था कि वो ट्रांजैक्शन होने से पहले, राइट? दूसरा, फर्दर द सेड ऑफिसर विल आल्सो कोऑर्डिनेट विद द कंसर्न ऑफिशियल्स ऑफ द बैंक for furnishing compliance to the observations made in the inspection report to Reserve Bank of India within the prescribed time limit. अभी आपके यहाँ होता ही था, जो आपका अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट क्या करता था, जैसे ही रिपोर्ट आती थी आरबीआई की, अभी भी वैसे ही करता है, वो रिपोर्ट को सर्कुलेट कर देते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, और डिफरेंट डिपार्टमेंट से कंप्लायंस मंगा के कंसोलिडेट करके आरबीआई को भेजता है. बट वो क्या होता है, वो हर बार वो जो लोग बदल सकते हैं. आरबीआई क्या चाहता था कि एक स्पेसिफिक ऑफिसर उसके लिए एक जिम्मेदार ठहरा दो, और वो काफी लंबे समय, एटलीस्ट 3 इयर्स वो रहे और उसको देखता रहे वो काम को, सो दैट एक कॉन्टिन्यूअस वो एंगेजमेंट उसका रहे
तो उसकी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज का फायदा बैंक को मिले। धीरे धीरे उस ऑफिसर की नॉलेज डेवलपमेंट होगी, वो आरबीआई की इंस्ट्रक्शंस को और ज्यादा अच्छा समझेगा, उसका फायदा बैंक को भी मिलेगा और आरबीआई के लिए भी अच्छा है कि जो आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उसका पालन हो रहा है नहीं हो रहा है वो चेक कर सकता है। आगे क्या बोला, द कंप्लायंस ऑफिसर शुड ऑब्टेन सर्टिफिकेट्स फ्रॉम ऑफिसर इन चार्ज ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसेस और ब्रांचेस with regard to compliance to directive guidelines instructions issued by Reserve Bank of India on an ongoing basis। कहने का मतलब क्या है, अभी रिजर्व बैंक जाता है इंस्पेक्शन में 1 साल के बाद 2 साल के बाद, फिर 15-20 चीजें 50 चीजें बताता है कि ये कंप्लाई हो रहा है, ये कंप्लाई नहीं हो रहा है। तो काफी लंबे समय बाद में आफ्टर ए लॉन्ग गैप द बैंक कम्स टू नो दैट दीज आर द एरियाज ऑफ नॉन कंप्लायंस, फिर उसकी कंप्लायंस वो सबमिट करता है रिजर्व बैंक को, फिर अगले साल फिर से वो आती है। ऐसा ना होके एक ऑनगोइंग बेसिस पे ये काम कंप्लायंस ऑफिसर ही करता रहे तो कितना अच्छा है। मतलब आरबीआई की रिपोर्ट में आए ही ना प्रॉब्लम, आरबीआई की रिपोर्ट में आने से पहले ही आप बैंक के अंदर ही कोई ऑफिसर ऐसा है जो एक तरह से वॉच डॉग है, वो हर सब्जेक्ट पे नजर रख के बैठा हुआ है और देख रहा है कि जो गाइडलाइन है उसका पालन बैंक में हो रहा है नहीं हो रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, वो अधिकारी एक ही है, ही इज ओनली वन ऑफिसर सिटिंग एट द हेड ऑफिस। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम, रादर समटाइम इम्पॉसिबल टू चेक कंप्लायंस in respect of all areas on an ongoing basis. So what he is doing, RBI said, okay, let him obtain certificates from the officer in charge, branch in charge या zonal office in charge से एक सर्टिफिकेट लेगा रेगुलर बेसिस पे कि जो गाइडलाइन आरबीआई की पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा। और क्या बात बोली इसने, द बैंक शुड पुट इन प्लेस ए सिस्टम वेयर बाई दे रिसीव कंप्लायंस फ्रॉम देयर कंट्रोलिंग ऑफिसेस ब्रांचेस प्रॉम्प्टली। कोई उसका मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क बना दो कि अगर गया है तो 10 डेज 15 डेज जो भी आप फिक्स करेंगे अपने मैनुअल में, उतना दिन में वो आना चाहिए। अब कंप्लायंस ऑफिसर का काम क्या है, लास्ट सेंटेंस पढ़िए पैराग्राफ 2 का, द कंप्लायंस ऑफिसर शुड ऑल्सो अप्राइज द पोजीशन पीरियोडिकली टू ऑडिट कमिटी ऑफ द बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब अभी तक क्या हो रहा था, ऑडिट कमेटी के पास में कौन जाता है, ऑडिट कमेटी के पास जाता है इंस्पेक्शन ऑडिट डिपार्टमेंट। इंस्पेक्शन ऑडिट डिपार्टमेंट क्या लेके जाता है, जो भी ऑडिट हुआ, कंकरेंट ऑडिट हुआ या इंटरनल ऑडिट हुआ या स्टैट्यूटरी ऑडिट हुआ या आरबीआई इंस्पेक्शन हुआ, उसका जो डेफिशिएंसीज हैं वो डेफिशिएंसीज पे क्या कंप्लायंस किया डिपार्टमेंट ने वो लेके जाता है। ये क्या लेके जाएंगे कंप्लायंस ऑफिसर, ये सिर्फ डेफिशिएंसीज पे फोकस नहीं करेंगे, इनका लिस्ट एक पॉजिटिव लिस्ट रहेगा। इंस्पेक्शन का लिस्ट क्या रहता है, इंस्पेक्शन इज बाय एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब इंस्पेक्शन रिपोर्ट में वही बात आती है जो बैंक ने कंप्लाई नहीं की है। कंप्लायंस ऑफिसर क्या प्रेजेंट करेगा ऑडिट कमेटी को, तो जितनी भी कंप्लायंस एरिया है वो सभी में बताएगा कंप्लायंस हो रहा है नहीं हो रहा है। ऑडिट क्या करता है, जहां जहां नहीं हो रहा है नेगेटिव वो बताता है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया आपका। तो एक है पोस्टमार्टम यानी ऑडिट, और ये क्या है, ये एक तरह से एडवांस में ही इज टेकिंग केयर कि ऑल द गाइडलाइंस आर बीइंग कंप्लाइड और नॉट। वन बाय वन ही हैज टू प्रिपेयर हिज लिस्ट। हिज लिस्ट विल बी वेरी एग्जॉस्टिव। हिज लिस्ट विल बी लाइक पुटिंग ए टिक मार्क ऑन एवरीथिंग, चाहे वो प्रायोरिटी सेक्टर हो, चाहे वो अदर कंट्रोल रिटर्न्स हो, चाहे आपका क्रेडिट सैंक्शन हो, क्रेडिट डिसबर्सल हो, आपका एंड यूज ऑफ फंड मॉनिटरिंग हो, आपका आईरेक नॉर्म्स हो, एवरीथिंग ही हैज टू हैव ए चेकलिस्ट, कंप्लायंस चेकलिस्ट, नॉट ओनली द नेगेटिव पॉइंट्स बट ऑल द पॉइंट्स। और इन्होंने क्या फ्लेक्सिबिलिटी दिया था 2002 में, in case of scheduled urban cooperative banks and non-scheduled UCBs with deposit size of 100 crore and above, a senior officer may be designated for the purpose. But non-scheduled bank जो दूसरे छोटे non-scheduled बैंक है, उन्होंने बोला कि ठीक है सीईओ ही ये काम कर सकता है। अब 15-20 लोगों का बैंक है, यूनिट बैंक है या 2 ब्रांच है, 30-35 लोग हैं, अलग से कहां से एक आदमी को लेके आएंगे, लोग ही कम है,
अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में स्टाफ ही कम है, छोटे छोटे बैंकों में, तो उनके लिए अलग से किसी आदमी को डेजिग्नेट करना मुश्किल है। इस बात को ध्यान में रखते हुए 2002 में उन्होंने बोला कि छोटे बैंकों में जो 100 करोड़ से नीचे के नॉन शेड्यूल्ड बैंक हैं, उनको जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसको डेजिग्नेट कर सकते हैं। अब ये जो गाइडलाइन है ये अभी भी वैलिड है। 2002 अगस्त की जो गाइडलाइन है अभी भी नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के हिसाब से जो टीयर 1 और टीयर 2 बैंक्स हैं उनके ऊपर यही गाइडलाइन वैलिड है। अब मैं एक बार 2022 में जो सर्कुलर आया वो एक बार उसका एक प्रस्तावना पढ़ के बताता हूं, उसमें बाद में जाएंगे डिटेल में। ये देखिए इसकी प्रस्तावना क्या है। इसका नंबर 1 सबसे पहला जो सेंटेंस है वो ये पहले पढ़ेंगे कि as part of overall structure for corporate governance, because compliance is part of the corporate governance। मैं दिखाऊंगा पीपीटी में, जब लेके जाऊंगा आपको दिखाऊंगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक हिस्सा है कंप्लायंस। इट हैज बीन डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस द कंप्लायंस फंक्शन। अब देखिए डिफरेंस क्या है दोनों में। उसमें कंप्लायंस ऑफिसर था, इसमें क्या था, कंप्लायंस ऑफिसर। 2002 में क्या बात की गई थी, ओनली कंप्लायंस ऑफिसर, कंप्लायंस डिपार्टमेंट करके कुछ नहीं बोला था। 2022 में क्या बोला है, कंप्लायंस फंक्शन, यानी कंप्लायंस डिपार्टमेंट होना चाहिए। एट द सेम टाइम कीपिंग इन माइंड द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, मीन्स व्हाट, दिस पर्टिकुलर कंप्लायंस फंक्शन or this particular concept which is issued by this circular initially will not be applicable to all UCBs. It will be applicable to UCBs in tier 3 and tier 4 categories. Tier 1 and tier 2 category UCBs will be governed by the existing guidelines. So ये देखिए 1 और 2 दिखा हुआ है ना, 1 और 3 नीचे जाके देखते हैं क्या है। 2022 में ही जुलाई में जो एक एक्सपर्ट कमेटी बैठी थी, आरबीआई के एक्स-डीजी मिस्टर एनएस विश्वनाथन उसके चेयरमैन थे। उन्होंने पूरा यूसीबी सेक्टर का अध्ययन किया, फीडबैक लिया, बहुत सारे सेक्टर से, आपके फेडरेशन से भी उनमें लोग थे, उनसे फीडबैक लेके उन्होंने बोला कि यूसीबी इसको 4 टीयर में बांटते हैं। अब तक 2 टीयर में थे, 100 करोड़ से नीचे और 100 करोड़ से ऊपर, राइट, शेड्यूल बैंक एंड 100 करोड़ से ऊपर नॉन शेड्यूल, और नॉन शेड्यूल बिलो 100 करोड़ डिपॉजिट्स, उसे 4 में डिवाइड करते हैं। टीयर 1 होगा जिसमें सारे यूनिट यूसीबीस होंगे, यानी सिंगल ब्रांच बैंक, और सैलरी अर्नर यूसीबीस, चाहे उनका डिपॉजिट साइज 10,000 करोड़ क्यों ना हो। ऐसे बहुत सारे सैलरी अर्नर कोऑपरेटिव बैंक होंगे जिनका डिपॉजिट साइज बहुत बड़ा होगा, उनके ऊपर भी ये गाइडलाइन एप्लीकेबल नहीं की गई है। टीयर 2 यूसीबीस कौन से हैं, जिनका डिपॉजिट साइज 100 करोड़ से ऊपर है और 1000 करोड़ तक है, उनके ऊपर भी जो पुराना सर्कुलर है अगस्त 2002 वाला वही एप्लीकेबल रहेगा। टीयर 3 एंड टीयर 4 दोनों के लिए गाइडलाइन एप्लीकेबल की गई है, लेकिन दोनों को जो सीसीओ अपॉइंट करने के लिए, फंक्शन करने के लिए थोड़ा अलग अलग समय दिया गया है। जो टीयर 3 यूसीबीस हैं उनको अक्टूबर तक का टाइम दे दिया है। टीयर 4 को इमीडिएटली काम स्टार्ट करके 1 अप्रैल 2023 तक ये गाइडलाइन को इंप्लीमेंट करना है। गाइडलाइन में क्या क्या है, पॉलिसी बनाना, नंबर 1, पॉलिसी, कंप्लायंस पॉलिसी। पॉलिसी में क्या रहेगा, स्कोप रहेगा कि ये जो डिपार्टमेंट का क्या क्या काम रहेगा वो पॉलिसी में लिखा रहेगा। ये डिपार्टमेंट जब बनेगा, ये डिपार्टमेंट में क्या क्या काम इस डिपार्टमेंट को देखना है वो पॉलिसी में लिखा होना चाहिए। दूसरा क्या है, कंप्लायंस डिपार्टमेंट बनाना। कंप्लायंस डिपार्टमेंट में भी सर्कुलर बोलता है अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द बैंक, जितना बड़ा साइज होगा उतना बड़ा कंप्लायंस डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। आप विश्वास नहीं करोगे, कमर्शियल बैंक्स में, बड़े बड़े कमर्शियल बैंक्स में कंप्लायंस डिपार्टमेंट में 100 के ऊपर लोग हैं, 100 से ऊपर लोग हैं एक डिपार्टमेंट में, सिर्फ कंप्लायंस देखने के लिए। बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट बनाए हैं। आपके बैंक में, आपके बैंक के साइज के हिसाब से, आपके बैंक के फंक्शंस के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं, आपका बोर्ड डिसाइड कर सकता है कितना बड़ा होना चाहिए। तीसरी चीज उन्होंने क्या बोली है, कंप्लायंस मैनुअल।
कोई भी डिपार्टमेंट में जो लोग काम करेंगे उनके पास कुछ गाइडलाइन होनी चाहिए। वो कंप्लायंस मैनुअल आपको बनाना पड़ेगा कि हर एक जो फंक्शन है बैंक का, जो भी बैंक में एक्टिविटी होती है, वो सारी एक्टिविटी में क्या क्या रेगुलेटरी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आपका कोई और बॉडी है, सेल्फ जो गवर्निंग बॉडी है या कोई और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं, उनके हिसाब से या कोई लॉ है, क्या क्या कंप्लायंस होनी चाहिए, ये आइडेंटिफाई करके हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक कंप्लायंस मैनुअल बनाना पड़ेगा। बहुत बड़ा काम है ये आसान काम नहीं है। ये बहुत ही, इसमें आपको काफी समय खर्च करना पड़ेगा, काफी तरह से उसको देखना पड़ेगा, और वो एक बार में अच्छा नहीं बनेगा, हर बार वो इम्प्रूव होगा। पहली बार में हो सकता है कि बहुत सारी चीजें उससे से मिस हो जाए, आपको आपकी कंप्लायंस मैनुअल में से यू मे मिस आउट समथिंग। अगली बार आप ऑडिट करेंगे, ध्यान आएगा अरे ये छूट गया, वो उसमें ऐड करेंगे। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है आपके कंप्लायंस मैनुअल को अच्छा करना। तो 3 हो गए, कंप्लायंस पॉलिसी, कंप्लायंस डिपार्टमेंट, कंप्लायंस मैनुअल। जब आपका कंप्लायंस मैनुअल बनेगा तो कंप्लायंस डिपार्टमेंट में जो स्टाफ है उनका जो नॉलेज और स्किल, एक्सपीरियंस, वो क्या होगा वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि वो जो चेकिंग है करने का काम, वो करने का काम वही कर सकता है जिसको उस पर्टिकुलर फंक्शन में नॉलेज है। जैसे मान लीजिए संतोष कुलकर्णी जी स्क्रीन पे मुझे दिख रहे हैं, संतोष कुलकर्णी जी को हमने लगा दिया ट्रेजरी का कंप्लायंस चेक करने के लिए। अब संतोष कुलकर्णी जी ने कभी अगर ट्रेजरी में काम नहीं किया है, इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस और बाकी जो गाइडलाइंस हैं उसके बारे में अगर उनको जानकारी पहले से नहीं है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा कंप्लायंस चेक करना, है कि नहीं? इतना भी अच्छा मैनुअल हो, नहीं, वो सर्वे तो नहीं करना है, उनको ये इंश्योर करना है कि कंप्लायंस हो, तो उनको नॉलेज जो है वो ट्रेजरी के लोगों से थोड़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उनसे बेटर नॉलेज होनी चाहिए। अगर उनसे कम नॉलेज होगी तो डेफिनेटली वो अपना जो कमांड है उस फंक्शन पे नहीं रख पाएंगे, कुछ छूट जाएगा, या फिर जो डिपार्टमेंट है वो हो सकता है कि कुछ जानकारी छुपा ले आपसे। तो स्टाफिंग, आई एम टॉकिंग ऑफ स्टाफिंग इन द कंप्लायंस डिपार्टमेंट, बराबर है। तीसरा के बाद, चौथे के बाद में क्या हो गया? कंप्लायंस टेस्टिंग। कंप्लायंस टेस्टिंग का फ्रेमवर्क आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि 100% चेकिंग करना तो पॉसिबल सबके लिए नहीं होगा, बराबर है। हर फंक्शन का, हर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट का 100% टेस्टिंग करना पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक टेस्टिंग फ्रेमवर्क डिसाइड करना पड़ेगा और उसके हिसाब से जाना पड़ेगा। कुछ सैंपल टेस्टिंग, कुछ डिटेल टेस्टिंग, जो भी ट्रांजेक्शन के हिसाब से, जो भी बिजनेस के हिसाब से, डिपार्टमेंट के हिसाब से आपको ठीक लगे वो करना पड़ेगा, और गोइंग बाय द फ्यूचर रिजल्ट उसको मॉडिफाई करते रहना पड़ेगा। आपने कभी टेस्टिंग किया और वो कम है तो आप परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा टेस्टिंग का, वो सब आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे करना पड़ेगा। इसका मतलब छठी चीज आ गई, रिव्यू। कंप्लायंस का रिव्यू करना पड़ेगा एनुअली, कि जब आपने जो काम किया 1 साल में वो एक्सपेक्टेड जैसा हुआ या नहीं हुआ, वो कैसे मालूम चलेगा? अगर आपकी चेकिंग के बाद में भी अगर इंटरनल ऑडिट ने ऑब्जर्वेशन निकाला, या स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने ऑब्जर्वेशन निकाला, या आरबीआई की रिपोर्ट में आया, सो दैट विल अमाउंट टू फेलियर ऑफ कंप्लायंस टेस्टिंग, कंप्लायंस फंक्शन, यस और नो? सही है ना? मतलब कंप्लायंस डिपार्टमेंट लगाया ये सोच के कि इसको लगाने के बाद कम से कम ऑब्जर्वेशन आएगा कंकरेंट ऑडिट में या स्टैट्यूटरी ऑडिट में या आरबीआई इंस्पेक्शन में, लेकिन वो लगाने के बावजूद भी हमारी ऑडिट्स में ऑब्जर्वेशन आ रहा है, इसका मतलब कंप्लायंस डिपार्टमेंट इफेक्टिव नहीं है। ये पूरी संकल्पना है, जो ये संकल्प ये लेना है। लेकिन इसके ऊपर ये सारा जब ही होगा जब इस डिपार्टमेंट का हेड जो है उसको प्रॉपर स्ट्रेचर और स्टेटस मिलेगा, यानी चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। अगर चीफ कंप्लायंस ऑफिसर वीक रहेगा तो उसका डिपार्टमेंट भी इनइफेक्टिव रहेगा। एग्री और डू नॉट एग्री? यस और नो? आप चैट में बोल सकते हैं। अगर चीफ कंप्लायंस ऑफिसर ही वीक रहेगा तो कैसे वो आगे काम करा पाएगा? इसने लिखा है यहाँ पे
एक बैंक ने, और बैंक इज tier 3 कैटेगरी, वी हैव पब्लिश एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर टू रिक्रूट सीसीओ बट प्रॉपर कैंडिडेट्स आर नॉट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ सीसीओ। हाँ, ये हो सकता है इनिशियली, ये होगा क्योंकि काम मुश्किल है, इतना आसान नहीं है सीसीओ का, तो आपको हो सकता है कि कैंडिडेट ना मिले, ये प्रॉब्लम आएगी। ये बड़े बैंकों को भी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ये काम जिम्मेदारी का है और धीरे धीरे बढ़ते जाना है, उसके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी और सीसीओ से ही आरबीआई इंटरेक्ट करेगा और सीसीओ को ही आरबीआई सब जगह इंटरेक्ट करना है। जो भी आरबीआई से मीटिंग होगी सीसीओ उसमें प्रेजेंट रहना चाहिए, ऐसा सर्कुलर में लिखा है। ये सर्कुलर में लिखा है कि जो भी मीटिंग रहेगी उसमें सीसीओ प्रेजेंट रहना चाहिए। यहाँ एक लिखा है, मैं इसको आरबीआई की वेबसाइट से दूंगा, पीडीएफ में ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि एक जगह लिखा हुआ है कि जो भी स्ट्रक्चर्ड या फॉर्मल या इनफॉर्मल मीटिंग आरबीआई से होगी आपके बैंक की, आपके बैंक का एमडी अगर मिल रहे हैं आरबीआई के एसएसएम से या किसी और अधिकारी से, तो सीसीओ उसमें रहना चाहिए। तो सीसीओ को मालूम चलेगा कि बैंक में हो क्या रहा है, उसको इन्फॉर्म रखना है। तो ऐसा जिम्मेदारी वाला काम है ना, तो डेफिनेटली इसमें प्रॉब्लम आएगा मार्केट से लेने में, मार्केट वाला आपसे पैसा भी ज्यादा मांगेगा। तो बेटर है अंदर से ही किसी को ग्रूम करके, अपने में से ही किसी को ग्रूम करके, आइडेंटिफाई करके, जो को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो उसको डेजिग्नेट कर सकते हो एज सीसीओ। यू मे डेजिग्नेट द एग्जिस्टिंग ऑफिसर हु इज एक्सपीरियंस एज सीसीओ, बिकॉज हायरिंग फ्रॉम द मार्केट इज अलाउड, recruiting from the market is allowed, but it requires money, it requires, it's a costly affair, right? तो इससे पहले मैं पीपीटी पे जाऊं, आपको कुछ मैं देखता हूं कुछ पूछना है तो बताइए। पीपीटी, तो पीपीटी शेयर करूं पहले, फिर उसके बाद सर चैट में कुछ आया हुआ है, चैट बॉक्स चैट में मैं देखता हूं, चैट बॉक्स कहाँ गया। चैट में एक ही क्वेश्चन है कि हमको मार्केट से कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, तो वो मैंने अब जवाब दिया कि मार्केट से कैंडिडेट मिलना थोड़ा मुश्किल जाता है। दो वजह रहती हैं कि एक तो ये काम जिम्मेदारी का है, तो कई लोग इसको लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको पता है, जिनको ये काम के बारे में पता है, जो सीसीओ की जिम्मेदारियां जानते हैं, उनको ये भी पता होगा कि धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। आरबीआई इज गोइंग टू एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम दी लॉट मोर फ्रॉम दी सीसीओस। सो एक ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह क्या हो सकती है कि जो रेम्यूनरेशन आप ऑफर कर रहे हैं वो रेम्यूनरेशन में कोई नहीं आ रहा हो। तीसरी वजह हो सकती है कि आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन में वो कोई सुटेबल कैंडिडेट ना मिले, क्योंकि आपको एक लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन में काम करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका एक स्टेट है या कुछ लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट है, सो पर्सन मे नॉट बी रेडी टू कम फ्रॉम सम अदर डिस्ट्रिक्ट, सम अदर स्टेट, बिकॉज इट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑल्सो ना। वो उधर से ट्रांसफर लेकर अपना सब कुछ छोड़ के तो वहां आएगा नहीं। अगर बैंक पूना में है तो कोई अहमदाबाद से क्यों आएगा, कोई दिल्ली से क्यों आएगा, तो आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन लिमिटेड हो जाता है, वो भी एक वजह होती है। तो पे पर विजिट्स के ऊपर उसका आता है। तो बहुत सारे, मतलब देयर कैन बी लॉट ऑफ रीजंस, आई डोंट नो। आपने पूछा तो मैं गेस कर रहा हूँ कि ऐसे रीजंस हो सकते हैं। अल्टीमेटली इट्स ए जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल का 4 साल का, ठीक है। तो अभी मैं एक पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, उस पीपीटी के थ्रू हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि कंप्लायंस फंक्शन का जो ब्रॉड फ्रेमवर्क है वो क्या रखा है आरबीआई ने, और उसके हिसाब से हमको अभी क्या क्या करना है। सर्कुलर में क्या क्या करना है वो अब मैं दिखाऊंगा आपको बीच में, लेकिन ब्रॉड जो फ्रेमवर्क है वो सभी के लिए कॉमन है। कोई भी टाइप ऑफ बैंक हो, चाहे वो कमर्शियल बैंक हो या कोऑपरेटिव बैंक हो, इस फंक्शन का जिम्मेदारियां क्या है कि बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस होती हैं। डिफेंस अगेंस्ट व्हाट? डिफेंस अगेंस्ट सम रिस्क, डिफेंस अगेंस्ट सम wrong doings, defense against some irregular business, defense against some non-compliance. So non-compliance, compliance is one part, but there can be many things. There can be loss due to some action or inactions. कुछ करने से भी लॉस हो सकता है और कई बार कुछ नहीं करने से भी लॉस हो सकता है, यानी जो करना है वो नहीं किया उससे भी लॉस हो सकता है। ये सबके अगेंस्ट, ये सारे रिस्क के अगेंस्ट अगर कुछ डिफेंस मैकेनिज्म है तो वो डिफेंस मैकेनिज्म को हम 3 लाइन ऑफ डिफेंस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? वो लोग जो काम करते हैं, यानी जो अपने बिजनेस लाइन में है, फंक्शंस में है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो काम कर रहे हैं, ब्रांच में जो काउंटर पर हैं, जो कैश डिपार्टमेंट देख रहे हैं,
जो अपना आईटी देख रहे हैं, सॉफ्टवेयर मैनेज कर रहे हैं, कुछ लोग अपना सिक्योरिटी मैनेज कर रहे हैं, कस्टमर सर्विस मैनेज कर रहे हैं, जोनल ऑफिस में कुछ लोग कंट्रोल्स देख रहे हैं, कुछ क्रेडिट सैंक्शन हो रहा है, हेड ऑफिस में इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट हो रहा है, बैंक अकाउंट मैनेजमेंट हो रहा है, केवाईसी एएमएल भी आपके ब्रांचेस में भी हो रहा है, लोन सैंक्शन बहुत सारी स्टेजेस पे हो रहा है। जो लोग डायरेक्टली वेरियस फंक्शंस में इन्वॉल्व हैं, वी आर कॉलिंग देम पीपल हु डू थिंग्स, दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इफ दे आर स्ट्रांग, अगर उनको अपना काम आता है, इफ दे नो their expectations, if they know the rules and regulations, if they understand the bank's internal guidelines, RBI guidelines, they understand the bank's policies, they understand the bank's functional manuals, किस समय क्या काम करना है, कैसे करना है, अगर उनको अच्छे से पता है तो डिपेंडेंसी ऑन सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन थोड़ा कम हो जाता है। ऐसा नहीं कि अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बहुत अच्छा है तो सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन हम निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। इतना भी अच्छा फर्स्ट लाइन हो, वो तभी अच्छा काम करता है जब व्हेन देयर इज ए कंट्रोल, देन देयर इज ए रिस्क मैनेजमेंट। बराबर है? आप कितने भी अच्छे फौजी लगा दो सीमा पर, आपकी आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, बेस्ट ऑफ द ऑफिसर्स भी लगा दोगे, तब भी कोई स्ट्रेटेजी मेकर होना चाहिए, बैक ऑफिस में कोई कंट्रोल फंक्शंस होने चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलता है ना। ये अगर दोनों भी स्ट्रांग हैं, तब भी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसका प्रिंसिपल बोलता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एश्योरेंस मिलना चाहिए रेगुलरली एट रेगुलर इंटरवल्स कि सब ठीक ठाक हो रहा है। यानी जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है इंटरनल ऑडिट, वो जाके चेक करता है दोनों को मतलब वो जाके हर डिपार्टमेंट में ऑडिट करता है, ब्रांच में करता है, जोनल ऑफिस में करता है, हेड ऑफिस के डिपार्टमेंट्स में ऑडिट करता है और चेक करता है कि जो लोग काम कर रहे हैं कहीं उसमें कोई लैप्स तो नहीं हुआ है, कहीं इंस्ट्रक्शंस का वायलेशन तो नहीं हुआ है, कहीं कुछ फंक्शंस जो होने हैं वो मिस तो नहीं हो गए हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंटेशन, फॉर एग्जांपल अगर लोन दिया है तो एंड यूजर फंड मॉनिटर किया था क्या, डॉक्यूमेंटेशन किया था क्या, पोस्ट सैंक्शन मॉनिटरिंग जो है, यूनिट विजिट वगैरह करना, स्टॉक स्टेटमेंट लेना, अकाउंट्स चेक करना, टर्नओवर चेक करना, उसका परफॉर्मेंस, उसका रीपेमेंट चेक करना होता है नहीं होता है। अगर ट्रेजरी है तो उसका इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कैसे होते हैं, जो फ्रंट ऑफिस है उसको अपना काम आता है कि नहीं आता है, मिड ऑफिस बैक ऑफिस है कि नहीं है, इन्वेस्टमेंट के जो लेजर्स हैं, मैनुअल्स हैं, आपके जो रजिस्टर्स हैं, डील स्लिप है, वो बराबर मॉनिटरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन बैंक के फेवर में है कि नहीं है। ऐसे तो नहीं कि ऐसे इन्वेस्टमेंट किए जो बैंक को नुकसान हो रहा हो फायदा होने के बजाय। केवाईसी एएमएल वो चेक करते हैं, तो दे चेक एवरीथिंग एट ऑल द लेवल एंड गिव एश्योरेंस टू द टॉप मैनेजमेंट। ये जो थ्री लाइन ऑफ डिफेंस है, ये ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल लाइन ऑफ डिफेंस होती है। इसी थ्री लाइन ऑफ डिफेंस का जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, कंप्लायंस, उसका एक हिस्सा है। आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, बिजनेस यूनिट्स, ब्रांचेस, जोनल ऑफिस, हेड ऑफिस डिपार्टमेंट्स जो काम कर रहे हैं, जो भी उनको दिया गया है वो काम कर रहे हैं। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या है, इंटरनल कंट्रोल्स, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस। कंप्लायंस का काम क्या है, बिफोर इंटरनल ऑडिटर कम्स, इंटरनल ऑडिटर के आने से पहले वो सब चेक कर ले कि जो एक्सपेक्टेड था इन बिजनेस यूनिट से वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उसका काम क्या है, रिपोर्ट करना नहीं, वो काम ऑडिटर का है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में ऑडिटर जाके चेक करेगा, नहीं हो रहा तो रिपोर्ट करेगा। बट कंप्लायंस का काम क्या है, कंप्लायंस का काम सिर्फ पॉइंट आउट करने पे नहीं रुकता है। कंप्लायंस का काम क्या है, अपने पॉलिसी के अंदर दिए हुए जो अधिकार हैं, अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी को यूज करके उसका कंप्लायंस करवाना। जैसे मान लीजिए आपने क्रेडिट डिपार्टमेंट का एक देखा, ऑडिट किया और उसमें आपने देखा कि बहुत सारे अकाउंट्स में यूनिट विजिट नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ बता के छोड़ देंगे? नहीं, वो मीटिंग करेंगे क्रेडिट डिपार्टमेंट के हेड से
और वो इंश्योर करेंगे कि वो हो। आपने देखा कि एनपीए 15 अकाउंट एनपीए थे लेकिन ब्रांच ने बनाए नहीं, उनको एनपीए आइडेंटिफाई नहीं करके फ्लैग नहीं किया, तो आप क्या करेंगे, पॉइंट आउट करके छोड़ देंगे? नहीं, आपको इंश्योर करवाना है क्रेडिट डिपार्टमेंट से कि वो 15 अकाउंट सिस्टम में एनपीए फ्लैग हो जाए बिफोर इंटरनल ऑडिटर और आरबीआई इंस्पेक्शन कम, दे शुड बी डन। बहुत सारे अकाउंट्स में मान लीजिए इंश्योरेंस नहीं हो रहा है, तो कंप्लायंस डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो इनके साथ मिलके उसका सबका इंश्योरेंस कराए। तो जो भी इंटरनल गाइडलाइंस हो, आरबीआई की गाइडलाइंस हो या और कोई गाइडलाइंस हो, वो सबका कंप्लायंस हो रहा है नहीं हो रहा है वो चेक करना, टेस्टिंग करना और उसको करवाना, ये दोनों काम कंप्लायंस का है। अब ये कैसे है, सेकंड काम तो बहुत मुश्किल है करवाना, सबसे मुश्किल काम है ना करवाना। तो करवा कैसे पाएंगे? करवा जब पाएंगे जब चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को एडिक्वेट पावर्स मिलेंगी। और चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को वो एडिक्वेट पावर कब मिलेंगी? जब चीफ कंप्लायंस ऑफिसर एक सीनियर लेवल पे होगा। सर्कुलर बोलता है नॉट बिलो 2 रैंक्स ऑफ द सीसीओ। सीसीओ का जो भी आपके बैंक में रैंक है उसके नीचे अगर आप एक ऑफिसर लेवल है, मान लीजिए सीसीओ आपका चीफ जनरल मैनेजर रैंक का है, सीजीएम रैंक का सीसीओ है, उसके नीचे जीएम्स हैं, जीएम्स के नीचे डीजीएम्स हैं, तो सीसीओ डीजीएम से नीचे नहीं होना चाहिए, एजीएम लेवल पे नहीं बना सकते आप। अगर सीसीओ के नीचे, सीईओ के नीचे अगर जीएम हो, डीजीएम है, तो सीसीओ कौन से रैंक पे होना चाहिए? एटलीस्ट डीजीएम रैंक, एटलीस्ट। ये क्यों बोला सर्कुलर में? ये सर्कुलर में इसलिए बोला, आप समझदार हैं, कि उसको जो प्रॉपर स्टेटस मिलना चाहिए। अब सर्कुलर में केवल एक वर्ड नहीं लिखा स्टेटस, स्टेटस तो मिल गया उसको डीजीएम का, डीजीएम करके अपॉइंट हो गया वो। अभी अपना काम वो तभी इफेक्टिव तरीके से कर पाएगा जब उसको स्टेचर भी मिलेगा। अभी स्टेटस और स्टेचर में क्या अंतर है? अब स्टेचर में अंतर और स्टेटस में अंतर ये है, स्टेचर से आपको इज्जत मिलती है। अगर आपको इज्जत मिल रही है तो आपको स्टेचर मिल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आपको रेस्पेक्ट करते हैं, रेस्पेक्ट कौन करेगा आपको? आपका सीईओ और एमडी सीईओ एंड बोर्ड। आपने कुछ बात बोली और वो डिपार्टमेंट ने अगर नहीं मानी, तो एमडी सीईओ और बोर्ड को चाहिए कि वो उस डिपार्टमेंट को एक्शन ले उसके ऊपर, एज पर दी पॉलिसी फ्रेमवर्क। जो भी आपकी पॉलिसी में इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा पॉलिसी में, कि अगर नॉन कंप्लायंस किया तो क्या डिसइंसेंटिव रहेंगे। उस डिसइंसेंटिव फ्रेमवर्क के अंडर उस डिपार्टमेंट पे प्रॉम्प्ट एक्शन होगा, तभी आपके कंप्लायंस ऑफिसर को, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को स्टेचर मिलेगा, और तभी कंप्लायंस कल्चर आपके बैंक में डेवलप होगा। एक मैसेज आएगा जिसको हम बोलते हैं, सर्कुलर में हमने बोला है टोन फ्रॉम द टॉप। क्या बोला है? टोन फ्रॉम द टॉप। जो टॉप है यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो जो टोन सेट करेगा बैंक में, वो टोन नीचे पर्कुलेट डाउन होगी। एक मैसेज नीचे जाएगा कि द बोर्ड एंड द एमडी सीईओ टेक्स द कंप्लायंस वेरी सीरियसली, बिकॉज दे डोंट वांट एनीथिंग टू be pointed out by the audits. They want that before the audit takes place, our own internal compliance department, which is to be set up, should be able to stop it or at least minimize the observations. Expectation क्या है? अगर completely stop नहीं कर पाया तो at least minimize तो करे। तो ये हम देखेंगे। देखिए एक और पिक्चर है, ये 3 लाइन ऑफ डिफेंस का। इसमें देखिए 4 लाइन ऑफ डिफेंस भी आ गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस किसको रिपोर्ट कर रहे हैं? सारा आपका जो भी गवर्निंग बॉडी है, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और या ऑडिट कमेटी है। बैंक आपके यूसीबीएस में गवर्निंग बॉडी कौन सी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कमिटी बनाता है ना, ऑडिट कमिटी ऑफ द बोर्ड, एसीबी। जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, जिसमें कंप्लायंस आ जाता है, वो दोनों किसको रिपोर्ट कर रहे हैं? सीनियर मैनेजमेंट को। सीनियर मैनेजमेंट कौन है? आपका एमडी एंड सीईओ, बराबर है, उनको रिपोर्ट कर रहे हैं वो सब। ऑडिट किसको रिपोर्ट कर रहा है? ऑडिट रिपोर्ट कर रहा है ऑडिट कमेटी को, राइट, या बोर्ड को। ये एक बॉक्स के अंदर है, आप ध्यान से देखिए, ये वाला बॉक्स, ये एक बॉक्स के अंदर है।
तो इसका साइज बढ़ा देता हूँ। ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स के बाहर देखिए क्या है। इस बॉक्स के बाहर है एक्सटर्नल ऑडिटर और रेगुलेटर, मतलब आरबीआई। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं चाहेगा कि जब मैंने यहां इतना खर्चा किया हुआ है, रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट लगाया और यहाँ एक मैंने कंप्लायंस डिपार्टमेंट लगाया, तो कुछ भी यहाँ बचे। डेफिनेटली यहाँ तो कभी ना जाए, स्टैच्यू आइटम में कभी ना जाए, और 100% आरबीआई तो पॉइंट आउट ना करे, बराबर है। तो एक्सपेक्टेशन क्या है इन सभी फंक्शन से कि जो चीजें हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, यानी कि बैंक के अंदर अंदर ही पकड़ में आ जाए, बाहर ना जाए। तो ये जो पर्टिकुलर जो कंसेप्ट है वो यही है। तो अभी समझ में आकर लोकेशन क्या है, कंप्लायंस डिपार्टमेंट का लोकेशन क्या है। कंप्लायंस डिपार्टमेंट इज बिफोर ऑडिट, ऑडिट करने से पहले उसका काम है। ये समझ में आ गया आपको। तो कंप्लायंस डिपार्टमेंट और इंटरनल ऑडिट ये सेम नहीं हो सकते। तो कंप्लायंस डिपार्टमेंट और ऑडिट क्या होना चाहिए, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ये क्लियर हो गया ये बात। बहुत सारे बैंकों में ये मिक्स हो सकता है, ये चांसेस हैं कि ऑडिट होता है, ऑडिट का कंप्लायंस करना है, तो कंप्लायंस डिपार्टमेंट कहां बैठेगा, जहां ऑडिट हो रहा है। मोस्टली अंडरस्टैंडिंग ऐसा ही होता है कि कंप्लायंस मतलब ऑडिट कंप्लायंस नहीं। कंप्लायंस का मतलब अभी ऑडिट कंप्लायंस केवल नहीं है। कंप्लायंस का मतलब ऑडिट कंप्लायंस से पहले, ऑडिट होने से पहले कंप्लायंस। ऑडिट का कंप्लायंस कौन देखेगा, ऑडिट का कंप्लायंस देखने का काम किसका है, आपका अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट का। आपका जो अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट है वो देखेगा कि इंटरनल ऑडिट का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंकरेंट ऑडिट का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का कंप्लायंस, आरबीआई इंस्पेक्शन का कंप्लायंस, वो ऑडिट का काम है। कंप्लायंस का काम ऑडिट कंप्लायंस देखना नहीं है। कंप्लायंस का काम बाकी सब रेगुलेटरी कंप्लायंस, स्टैट्यूटरी ऑडिट कंप्लायंस, सब कंप्लायंस देखना है, पहले कंप्लायंस देखना है। चलिए अगला जाते हैं। कंप्लायंस रिस्क के बारे में सर्कुलर में चर्चा हो रही है। कंप्लायंस रिस्क है क्या। कंप्लायंस रिस्क बेसिकली क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी फेलियर होता है लॉ को कंप्लाई करने में, या आरबीआई की रेगुलेशन या किसी और डिपार्टमेंट की रेगुलेशन को कंप्लाई करने में, या और कोई रूल्स बने उसको कंप्लाई करने में, या खुद के ही कुछ स्टैंडर्ड्स है अगर, या कई बार कुछ कोड ऑफ कंडक्ट भी हम साइन करते हैं बाय बीइंग मेंबर ऑफ एसोसिएशन, वेरियस एसोसिएशन। अगर वो फेलियर होता है तो बैंक में आइदर सफर सम सैंक्शंस, यानी आरबीआई आपके ऊपर कोई पाबंदी लगा सकता है, या एफआईयू इंडिया कोई पेनल्टी लगा सकता है, या गवर्नमेंट आपको किसी काम को करने से रोक सकती है, सैंक्शंस। बड़े बड़े बैंकों पे बीच में देखा ना, उनको क्रेडिट कार्ड इशू करना बंद करा दिया आरबीआई ने, बोलते कि आगे अभी क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करेंगे, हैं, बिजनेस करने से बंद कर दिया। या फिर आपको डायरेक्टली कोई लॉस हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपके रूल्स हैं कि आपको एंड यूज ऑफ फंड मॉनिटर करना है, मॉनिटर नहीं किया ब्रांच ने और बॉरोवर ने पैसा डाइवर्ट कर दिया, डाइवर्जन ऑफ फंड हो गया। डाइवर्जन ऑफ फंड होने से क्या होगा, कभी ना कभी अकाउंट एनपीए बनेगा, तो बैंक को फाइनेंशियल लॉस होगा। नॉन कंप्लायंस आज हुआ है, लेकिन लॉस हो सकता है कि कल हो। अब वो कल कब आएगा, 1 महीने बाद आएगा कि 6 महीने बाद आएगा कि 2 साल बाद आएगा, 5 साल बाद आएगा, कभी ना कभी तो लॉस में कन्वर्ट हो सकता है नॉन कंप्लायंस, बराबर है। आपकी गाइडलाइंस है कि आपको साइबर सिक्योरिटी पे कुछ कुछ करना है, कुछ कुछ स्पेंड करना है, कुछ नए सॉफ्टवेयर आने, कंट्रोल्स आने हैं, वो नहीं लाए, कंप्लाई नहीं किया, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कभी ना कभी वो बैंक को लॉस हो सकता है, उस वजह से फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, बराबर है कि नहीं है? कोई भी जो गाइडलाइन है उसका अगर पालन नहीं हुआ तो ये सब तरह के नुकसान बैंक को हो सकते हैं, सब तरह के रिस्क बैंक को हो सकते हैं, और ये सब होने से बैंक को रेपुटेशन का लॉस भी होता है। और बैंक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा जो वैल्यूएबल एसेट क्या है, आपकी रेपुटेशन, बराबर है ना। अगर एक बार रेपुटेशन पे धक्का लगा
तो फिर बहुत टाइम तक उसका हर्जाना बैंक को भरना पड़ता है, नहीं पड़ता है क्या बताइए? अगर ऐसी मार्केट में अंडरस्टैंडिंग है कि आपका बैंक आरबीआई की गाइडलाइन और बाकी और गाइडलाइंस को कंप्लाई नहीं करता है और आपको बार बार पेनल्टी लग रहा है, तो डेफिनेटली आपके बैंक को उसकी भारी कॉस्ट भरनी पड़ सकती है। अच्छे बोरोवर आपके पास नहीं आएंगे, अच्छे डिपॉजिटर्स आपके पास नहीं आएंगे, डिपॉजिटर ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगेंगे, आप मार्केट से कहीं से बोरो करने जाओगे आपको नहीं मिलेगा, कोई दूसरे बैंक से आप अपने कस्टमर्स के लिए बैंक गारंटी वगैरह कराएं वो नहीं होगा। बहुत जगह आपको इसका नुकसान हो सकता है। उस नुकसान से बचने के लिए चाहिए कि ऐसा एक कंप्लायंस फ्रेमवर्क बनाया जाए जो रेगुलरली इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको मॉनिटर करता रहे, ओवरसी करता रहे, और जो डेविएशंस अगर हो रही हैं उसको कम से कम करने की कोशिश करें, डिपार्टमेंट से बात करके कि क्या वजह है, रूट कॉज क्या है ये नॉन कंप्लायंस का, वो पता लगा के कोशिश करें कि वो कंप्लायंस हो जाए मैक्सिमम एरियाज में, एटलीस्ट 100% नहीं तो मिनिमाइज तो कर सकते हैं। कभी कुछ अगर गलती हुई तो इमीडिएटली कंप्लायंस डिपार्टमेंट उसको प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करना आना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि गलती कहाँ हुई है, क्यों हुई है। इतनी अंडरस्टैंडिंग उनको डेवलप करनी है हर डिपार्टमेंट के बारे में। कंप्लायंस डिपार्टमेंट को बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पूरे बैंक के बारे में, हर फंक्शन के बारे में, हर डिपार्टमेंट के बारे में एक अच्छी नॉलेज, अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो कहीं भी कुछ भी गलती होगी इमीडिएटली उनके पास एक रिस्पॉन्स तैयार रहेगा, बराबर है। और स्लोली ये डिपार्टमेंट क्या करेगा, एक अच्छा कंप्लायंस कल्चर को डेवलप करेगा बैंक के अंदर। तो क्या होगा, लोगों के रेगुलर बिहेवियर में ये बात आ जाएगी कंप्लाई करना। जैसे मैं अगर रेगुलरली, जैसे अगर आप देखते हैं हम लोग छुट्टी पे जाते हैं, विदेश में जाते हैं, फॉरेन में जाते हैं ना, तो हम बहुत तारीफ करते हैं वहां के सिस्टम्स की कि लोग कोई है नहीं है, ट्रैफिक सिग्नल पे रुक जाते हैं, है ना। अपने यहाँ तो लोग जेब्रा क्रॉसिंग पे आदमी को उड़ा के ले जाते हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं, हम बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन जब अपने यहाँ पर हम खुद ही वायलेशन करते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे अलावा बाकी सब लोग सभी नियमों का पालन करें। ऐसा होता है ना जनरली, ट्रैफिक सिग्नल पे जब भी हम अगर रोड क्रॉस कर रहे हैं तो कोई गाड़ी वाला अगर हमको ठोक के जाता है, क्रॉस करके जाता है, तो हमको बहुत गुस्सा आता है। लेकिन जब कभी हम गाड़ी में बैठे होते हैं और सामने सिग्नल येलो हो रहा होता है तो माइंड में क्या आता है, भगाओ। ये नहीं आता है कि येलो के बाद रेड है और रुकना है, माइंड में क्या आता है, भगाओ। तो वो कल्चर का बात है, बराबर है। तो कल्चर डेवलप स्लोली होता है, टाइम लगता है, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। और वो कल्चर डेवलप होने के लिए एक माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है। और वो माइंडसेट डेवलप कहां से शुरुआत होती है, वो शुरुआत होती है टॉप से। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं टोन फ्रॉम द टॉप या टोन एट द टॉप। हमेशा इस बात को बोलते हैं आरबीआई अपनी गाइडलाइंस में कि ये जब भी होगा जब हम टोन एट द टॉप बराबर सेट होगा। जब डायरेक्टर्स और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर खुद ही बोल रहे हैं क्रेडिट डिपार्टमेंट को कि ठीक है ये 20 अकाउंट एनपी है, इसको मत दिखाओ, तो कंप्लायंस डिपार्टमेंट वाला क्या कर लेगा? कंप्लायंस डिपार्टमेंट वाला बोलेगा नहीं ये 20 अकाउंट एनपी है, इसको फ्लैग करना चाहिए। और अगर डायरेक्टर्स बोल रहे हैं क्रेडिट डिपार्टमेंट को, और क्रेडिट डिपार्टमेंट को डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अगर शय है, तो फिर कंप्लायंस डिपार्टमेंट इफेक्टिव हो ही नहीं सकता है। तो कंप्लायंस डिपार्टमेंट को इफेक्टिव होने के लिए टोन एट द टॉप होनी चाहिए। टोन एट द टॉप कैसे सेट होगी? टोन एट द टॉप सेट होगी बाय प्रॉपर पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, गाइडलाइंस जो ऊपर से आएंगी। आपको गाइडलाइन बोलना चाहिए, आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पॉलिसीज बोलना चाहिए कि हम चाहते क्या है। दूसरा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन का मतलब रिटन कम्युनिकेशन नहीं है, ओरल भी है। अगर वो कम्युनिकेशन ऊपर से ऐसा आ रहा है, बार बार वो बोल रहे हैं कंप्लायंस इज इंपॉर्टेंट, पहले कंप्लायंस करो, आरबीआई की ऑडिट रिपोर्ट में हमको कुछ नहीं चाहिए, वी वांट आरबीआई इंस्पेक्शन रिपोर्ट टू बी गुड, पहले ही पकड़ लो
और डिपार्टमेंट से ठीक करा लो। अगर ऐसा टोन है और ऐसा कम्युनिकेशन ऊपर से आ रहा है तो वो कम्युनिकेशन धीरे 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 नीचे तक जाएगा और उसका बैंक को लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। शॉर्ट टर्म में पक्का नुकसान होगा। आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, सिग्नल रेड हो गया, आपने रोक लिया, आजू बाजू कोई पुलिस वाला नहीं है, आजू बाजू कोई गाड़ी भी नहीं है, फिर भी आपने ट्रैफिक सिग्नल पे रोका, हो सकता है कि आपको आज खराब लगे, आप पार्टी में लेट हो गए, लेकिन लॉन्ग रन में उसका फायदा होगा। सिमिलरली हो सकता है कि कुछ अकाउंट एनपीए बनाएंगे तो आपको बैंक को प्रॉफिट कम दिखाना पड़ेगा या लॉस हो सकता है, लेकिन उससे जो आपके एनपीए हैं वो स्टिकी नहीं होंगे, जल्दी से रिकवर होंगे। जल्दी एनपीए बनाया, जल्दी किया। फ्रॉड का गाइडलाइंस, कल मैं फ्रॉड का गाइडलाइंस पढ़ाने वाला हूँ अपना एक वेबिनार में। अगर आप बहुत सारे बैंकों में फ्रॉड, बोरोवर को फ्रॉड बोलने से डरते हैं या फिर विलिंगनेस नहीं है, विल पावर नहीं है, विलफुल डिफॉल्टर है, विलफुल डिफॉल्टर को विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने से डरते हैं, फ्रॉड को फ्रॉड रिपोर्ट करने से डरते हैं, एफआईआर फाइल करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है हमारा रिकवरी नहीं आएगा। लेकिन इससे होता क्या है, ऐसा करना अगर बंद करते हैं तो जो फ्रॉड बोरोवर हैं, जो हमारे एनपीए बोरोवर हैं, उनकी हिम्मत बढ़ती है। और जब बहुत सारे फ्रॉड लोगों पे या फिर बहुत सारे एनपीए पे अगर एक्शन नहीं होता है तो धीरे धीरे जो बाकी जो हमारे अच्छे बोरोवर होते हैं उनको भी बहाना मिल जाता है ना? नहीं मिलता क्या बहाना? घर में ही तो बोलते हैं ना, है आई तू दादाला काही सांगत नाही आणि मला खूप त्रास देती, है ना? है मुली म्हणतात ना आईला, बेटी बोलती है ना माँ को, या 3-4 सिबलिंग रहे तो उसको ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे डांटते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। वैसा ही होता है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर एक डिपार्टमेंट से रिलैक्स रहे, एक डिपार्टमेंट को टाइट किया, एक सेट ऑफ बोरोवर्स को छोड़ दिया, एक सेट ऑफ बोरोवर्स को तंग किया, तो कंप्लायंस कल्चर विशिएट होता है, कंप्लायंस कल्चर कंप्रोमाइज होता है और वो लॉन्ग रन में बैंक के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा क्या बोलते हैं, ये आपके डिसीजन मेकिंग में ही आना चाहिए। बोर्ड को डिसीजन लेते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि ये कुछ डिसीजन लेके हम किसी भी गाइडलाइन का नॉन कंप्लायंस करेंगे। ये जैसे मान लीजिए कोई नॉन एसएलआर सिक्योरिटी खरीदने की बात आई, प्रपोजल आया, तो पहले ही उसमें आना चाहिए कि ये नॉन एसएलआर सिक्योरिटी खरीदने से कोई आरबीआई की गाइडलाइन का वायलेशन तो नहीं होता है। पूछना है, ये थिंकिंग उनका आना चाहिए टॉप में, बोर्ड लेवल पे या आपकी कमिटी लेवल पे थिंकिंग आना चाहिए। दूसरा है अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क। अगर किसी ने नॉन कंप्लायंस किया तो उसके ऊपर जिम्मेदारी ठहराई जाएगी और वो अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी। उसके बाद उसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा, पनिशमेंट लिया जाएगा और जो भी डिसइंसेंटिव हैं उसके हिसाब से उनको काम किया जाएगा विदाउट एनी फियर और फेवर। विदाउट एनी फियर और फेवर, कोई फेवर नहीं होगा किसी के साथ में और किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर ये हमने एक सेट कर दिया ऑर्गेनाइजेशन में तो हम एक अच्छा कंप्लायंस कल्चर डेवलप कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है और डेफिनेटली वो बैंक का उसमें फायदा होता है। ठीक है, अगला स्लाइड पे जाते हैं। क्या करना है, सर्कुलर में आपको बोला गया है, सबसे पहले बोला गया है कि कंप्लायंस पॉलिसी बनाओ। एक पैराग्राफ पूरा कंप्लायंस पॉलिसी के बारे में है। कंप्लायंस पॉलिसी में आपको कंप्लायंस डिपार्टमेंट का एक्टिविटीज का स्कोप डिसाइड करना है, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, यानी कि सीसीओ रहेगा तो सीसीओ के नीचे कौन कौन रहेगा, कितने अधिकारी रहेंगे, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 20, आपके बैंक के साइज के हिसाब से डिसाइड होगा। कौन किसको रिपोर्ट करेगा ये भी डिसाइड होगा। हर एक डिपार्टमेंट के लिए, हर एक फंक्शन के लिए एक मैनुअल या चेकलिस्ट बनेगा। कंप्लायंस डिपार्टमेंट में जो स्ट्रक्चर के हिसाब से जो उसके पर्सनल हैं, उसका जो स्टाफ है वो कौन कौन रहेगा, उनका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, उनका एक्सपीरियंस क्या रहेगा, ये भी बैंक को डिसाइड करना है। और सबसे आखिरी में ये जो काम होगा इसका कंप्लायंस ऑडिट भी होना चाहिए। रेगुलरली आप चेक करेंगे कि जो डिपार्टमेंट्स को करना चाहिए था वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो आपने करना चाहिए था वो किया या नहीं किया।
ये सारा जब करते हैं तब जाके कंप्लायंस डिपार्टमेंट एक कंप्लीट होता है। इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, इसलिए आपको सबको लगभग 6 महीना या 1 साल का टाइम दिया है ये सब करने के लिए। अभी जब मार्च या अप्रैल आएगा या अक्टूबर आएगा तब मत बोलना कि टाइम कम था, अभी टाइम बहुत है। दूसरे बैंक का स्टडी कीजिए, दूसरे बैंकों में कैसा हो रहा है वो चेक कीजिए, फिर उसके बाद आप अपना काम कर सकते हैं। पॉलिसी में सर्कुलर में क्या बोलता है, सर्कुलर आप सब लोग पढ़ लेंगे, इसलिए मैं सर्कुलर पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। सर्कुलर तो ब्लैक एंड व्हाइट में है, वो आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाके पढ़ लेंगे। बट उसमें क्या क्या बात लिखी है, कंप्लायंस फिलॉसफी क्या है, हम क्या चाहते हैं, कंप्लायंस कल्चर से हम क्या चाहते हैं, ऊपर से हम क्या टॉप है, अकाउंटेबिलिटी, इंसेंटिव डिसइंसेंटिव अगर हम डिसाइड करेंगे तो ही हम एक टोन सेट करेंगे कि कंप्लायंस अगर नहीं किया तो क्या होगा, कंप्लायंस अगर किया तो क्या होगा। अच्छे कंप्लायंस करने वालों के लिए इंसेंटिव होना चाहिए, एट द सेम टाइम जो कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं उनके लिए डिसइंसेंटिव होना चाहिए। दोनों में से अगर एक भी नहीं हुआ तो दूसरी जो है वो गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए डिसइंसेंटिव तो है, इंसेंटिव कुछ नहीं, तो जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अगर कोई इंसेंटिव नहीं है प्रमोशन में या फिर उनका कुछ और रिकॉग्निशन में, या तो वो उनका मोरल डाउन होगा, वो देंगे, डिसहार्टेंड हो जाएंगे कि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी कोई देखता ही नहीं। एट द सेम टाइम अगर किसी ने नॉन कंप्लायंस किया, उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ, तो फिर जो अच्छा काम कर रहे हैं वो उनका मोरल डाउन होगा। और जो ये कौन चला रहा है पेन, वाह वाह वाह, बाप रे बाप, किसी ने देखो क्या किसने किया है, ये किसने किया है, अंडू करो उसको। किसने किया उसको, जरा इरेज करो या अंडू करो। somebody has done this। ये तंग करता रहेगा हमको फिर हम नहीं किया तो। इरेज करके देखते हैं, इरेज होता है तो। कौन है ये जिसने अपने आप ही, सर अब नहीं कर पाएगा, देख लो एक बार, मैंने मैंने इरेज कर दिया अभी, कोई पता हाँ, मैंने कंट्रोल भी निकाल दिया है। कंट्रोल निकालते हैं, चलिए अच्छा किया। तो जहां इंसेंटिव स्ट्रक्चर बनाया है ऐसे ही बनाना है फॉर कंप्लायंस ब्रीचेस, और उसको डेमोन्स्ट्रेट करना है। ऐसा नहीं कि बना तो दिया लेकिन डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहे हैं, मतलब लोग नॉन कंप्लाई कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। पॉलिसी में है, पॉलिसी में लिखा है क्या क्या एक्शन होना है, बट डे बाई डे रेगुलरली लोग कर रहे हैं एंड देयर इज नो एक्शन। तो मैसेज क्या जाता है कि चलता है, चालता है ना, चाल से, गुजराती बोलते हैं चाल से और मराठी बोलते हैं चाल तो है ना। स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ कंप्लायंस डिपार्टमेंट, composition of compliance department staff and assignment of specific responsibilities, how to ensure independence, their right to have access to information. Suppose the department wants to look into certain files, certain data और कुछ कंप्यूटर पैकेज, कुछ सिस्टम, और वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट उसको अलाउ नहीं कर रहा है, the department is not cooperating. So what are the rights of the compliance officers to ensure this access? वो पॉलिसी में लिखा होना चाहिए। उनको इधर उधर धक्के नहीं खाने चाहिए कि कंप्लायंस ऑफिसर बेचारा भाग रहा है कि मुझे तो कुछ देखने को नहीं दे रहे हैं, डिपार्टमेंट इज नॉट कोऑपरेटिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो उसके लिए भी डिसइंसेंटिव फ्रेमवर्क होना चाहिए, कंसर्न डिपार्टमेंट के ऊपर एक्शन होना चाहिए। दूसरा, सीसीओ और बाकी जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनका आपस में रिलेशनशिप कैसा रहेगा, मतलब कौन किसको किस बारे में रिपोर्ट करेगा। सीसीओ मांगने जाएगा इंफॉर्मेशन या हेड ऑफ फंक्शंस उनको रिपोर्ट करेंगे, दोनों बातों में बहुत फर्क होता है। मान लीजिए मैं क्रेडिट डिपार्टमेंट का हेड हूं, पॉलिसी में क्या लिखा है, मुझे सीसीओ को रिपोर्ट करके सब बताना है कंप्लायंस के रिगार्डिंग, या सीसीओ को मेरे यहाँ आके चेक करना है। अगर सीसीओ को मेरे यहाँ आके चेक करना है तो डेफिनेटली सीसीओ उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, उसके पास अधिकार होने चाहिए आके चेक करने के, लेकिन पहला जिम्मेदारी किसका है कंप्लायंस का। फर्स्ट responsibility of the compliance lies with the functional heads, whether they are branch managers or they are zonal office in charges or whether they are head of the department in the head office of the bank. Each and every person working in those departments
आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंस। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सीसीओ बना दिया इसका मतलब ये नहीं है कि अब जिम्मेदारी खत्म हो गई, अभी सीसीओ की जिम्मेदारी है कंप्लायंस इंश्योर करना, ऐसा नहीं है। इट्स लाइक अगर मैं एक पानी का टैप है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूं, उस टैप को बंद करना, क्योंकि अगर टैप मैंने बंद नहीं किया तो पानी बह के बैंक का नुकसान होगा, पानी बहते रहेगा, बैंक का नुकसान हो जाएगा। ये जिम्मेदारी मेरी ही रहेगी कंप्लायंस ऑफिसर आने के बाद में। ऐसा नहीं कि कंप्लायंस ऑफिसर बना दिया तो अभी कंप्लायंस ऑफिसर को बोलेंगे भैया तुमने आके टैप बंद क्यों नहीं किया, ऐसा नहीं है। जैसे प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट है, प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट क्रेडिट डिपार्टमेंट को अचीव करना है, ब्रांचेस को अचीव करना है, कंप्लायंस ऑफिसर को मॉनिटर करना है केवल। एंड यूज ऑफ फंड है अगर, या कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन है, फाइलिंग ऑफ चार्जेस है, रिपोर्टिंग ऑफ वेरियस स्टेटमेंट्स और रिटर्न्स टू आरबीआई, वो अभी भी चीफ कंप्लायंस ऑफिसर और कंप्लायंस डिपार्टमेंट आने के बाद भी रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारियां रहेगी। फिर कंप्लायंस ऑफिसर क्या करेगा आप पूछेंगे तो, कंप्लायंस ऑफिसर ये मॉनिटर करेगा कि वो जिम्मेदारियां निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत जगह लोगों को गलतफहमी है, बहुत जगह गलतफहमी है कि ये डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये काम अभी कंप्लायंस ऑफिसर का काम है। ऐसा नहीं है। अब आता है सीसीओ के बारे में। सीसीओ क्योंकि आप सब लोगों को सिलेक्ट करना है, अभी टीयर 4 बैंक्स को अप्रैल के पहले और टीयर 3 को अक्टूबर 2023 के पहले करना है। तो दो ऑप्शन है, या तो आप अंदर से ही किसी को सिलेक्ट करेंगे और उसको जो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया अप्लाई करके देखेंगे कि वो आरबीआई की जो गाइडलाइन का फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया के हिसाब से फिट बैठ रहा है, तो उसको बोर्ड को रिकमेंड करेंगे अपॉइंटमेंट के लिए। अगर कोई अंदर से नहीं मिलता है तो क्या करना पड़ेगा? तो अंदर से नहीं मिला तो क्या करना पड़ेगा? बाहर से रिक्रूट करेंगे। जैसा मैंने डिस्कस किया, बाहर से रिक्रूट करने के अपने चैलेंजेस हैं। तो मोस्ट ऑफ द बैंक्स आर ट्राइंग टू फाइंड आउट ए सुटेबल ऑफिसर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टाफ स्ट्रेंथ, कोई अच्छा, बट ऑफ कोर्स ऑल द क्राइटेरिया हैव टू बी अप्लाइड। एक सिलेक्शन कमिटी बननी चाहिए, बोर्ड को सिलेक्शन कमिटी बनाना चाहिए सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव्स का, और एक प्रोसेस डिसाइड करना चाहिए कैसे उसका अपॉइंटमेंट होगा, और उस प्रोसेस के हिसाब से उसका अपॉइंटमेंट होना चाहिए सीसीओ का, फ्रॉम विद इन और फ्रॉम द मार्केट। ठीक है? रैंक क्या होगा? नॉट बिलो 2 लेवल्स ऑफ सीईओ। कमर्शियल बैंक में एज भी बोला है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में एज नहीं बोला है। कमर्शियल बैंक में एज क्या है? नॉट मोर देन 55 ईयर्स, बट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में अभी ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया सर्कुलर में। तो कहने का मतलब है 55 से बाद भी 56-57 का भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी वो रिस्ट्रिक्शन आपकी, क्योंकि आपका ऑलरेडी स्कोप बहुत कम है, एरिया ऑफ ऑपरेशन बहुत छोटा है, आपको हो सकता है मार्केट से कोई नाम मिले, तो मैक्सिमम एज तो बोला ही नहीं था, मिनिमम एज के लिए भी हटा दी कि नॉट मोर देन 55 ईयर्स कंडीशन था, मिनिमम एज था कमर्शियल बैंक में। आपके केस में नहीं है। आपके केस में ये भी नहीं है कि कमर्शियल बैंक्स में कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग और किसी फाइनेंशियल सर्विस में, जिसमें 5 साल स्पेसिफिक फंक्शन ऑडिट, फाइनेंस या कंप्लायंस या लीगल या रिस्क मैनेजमेंट में होना चाहिए। वो आपके केस में सर्कुलर उसके बारे में भी साइलेंट है। इसका मतलब आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी है, एज में भी फ्लेक्सिबिलिटी दी है और एक्सपीरियंस में भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा सर्कुलर ने दे दी है। ये फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए दी है कि अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हैं। कमर्शियल बैंक 2007 से ही उनको गाइडलाइन इशू किया हुआ था, तो 2007 से उनको बताया था, तो वो धीरे धीरे कर चुके हैं। कोऑपरेटिव बैंक अभी करने वाले हैं, तो शुरुआत में आपको प्रॉब्लम नहीं आए, है ना, इसीलिए आपके लिए एज और एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया फ्लेक्सिबल रखा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना किसी एक्सपीरियंस वाले आदमी को कंप्लायंस का हेड बना देंगे, नहीं, बराबर है ना। अगर आप ड्राइवर भी हायर करते हैं तो भी देखते हैं कि गाड़ी चलानी आती है कि नहीं आती। सिमिलरली अगर आप कंप्लायंस का हेड बनाएंगे तो डेफिनेटली वो तो उसका नॉलेज और उसका एक्सपोजर एक्सपीरियंस बाकी सबसे अच्छा रहना चाहिए,
तो ये बोर्ड जो है ये देखेगा, इसको देखेगा, ये हमारी ऐसी एक्सपेक्टेशन है, बट वी हैव नॉट स्पेसिफाइड मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स। सीसीओ को जो स्टेचर है उसके ऊपर हमारा ज्यादा फोकस है। स्टेटस तो बता दिया, स्टेटस क्या है, नॉट बिलो 2 लेवल्स फ्रॉम सीईओ, स्टेटस तो हो गया, रैंक हो गया, बट उसको सफिशिएंट अथॉरिटी है कि नहीं। सफिशिएंट अथॉरिटी अगर उसको नहीं होगी तो वो अपना जो उसका फंक्शन है वो ठीक से डिस्चार्ज नहीं कर पाएगा। ये भी सर्कुलर में लिखा है और इस पे एक्सपेक्टेड है कि बोर्ड इस चीज को ध्यान रखेंगे जब उसको अपॉइंट करेंगे या जब पॉलिसी बनाएंगे। रिपोर्टिंग लाइन मिनिमम 3 इयर्स का बोला है, यहां भी बोर्ड 1 साल और कम कर सकता है, यानी चाहे तो 2 साल के लिए रख सकता है। अगर उसको लगता है कि नहीं 3 साल के लिए कोई नहीं आ रहा है, 2 साल के लिए आ रहा है, 2 साल तक रख सकता है। एक्सपेक्टेड है कि मिनिमम 3 इयर्स का रखे। अगर उस 3 इयर्स से पहले या 2 इयर्स से पहले अगर उसको रिमूव कर रहे हैं या उसको डिपार्टमेंट चेंज कर रहे हैं, पहले मान लीजिए आपने क्रेडिट डिपार्टमेंट से एक आदमी लिया और उसको आपने सीसीओ बना दिया, अब बोलते हैं नहीं नहीं ये बेकार है, 6 महीने बाद ही उसको आपने वापस किसी और डिपार्टमेंट में लगा दिया। ऐसा आप नहीं कर सकते। ऐसा करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए, इंटरनल प्रोसीजर होना चाहिए और बोर्ड का प्रायर अप्रूवल लेके करना चाहिए। एमडी सीईओ को पसंद नहीं आया हटा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका रिपोर्टिंग लाइन के बारे में भी बोला है कि बोर्ड डिसाइड कर सकता है कि वो डायरेक्ट रिपोर्टिंग एमडी सीईओ को कराएगा या खुद रिपोर्टिंग लेगा, यानी सीसीओ बोर्ड को रिपोर्ट करेगा डायरेक्टली या एमडी सीईओ को करेगा। अगर बोर्ड डिसाइड करता है कि सीसीओ एमडी सीईओ को रिपोर्ट करेगा तो एटलीस्ट वंस इन ए क्वार्टर सीसीओ जो है वो बोर्ड से 1-to-1 मिलेगा, ऑडिट कमिटी या बोर्ड से 1-to-1 मिलेगा विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एमडी एंड सीईओ, ताकि वो अपनी बात बिना किसी डर के निष्पक्ष बोर्ड के सामने रख सके। सीसीओ को और उसके डिपार्टमेंट को एक अथॉरिटी मिलना चाहिए पॉलिसी में कि वो किसी भी स्टाफ से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो और किसी भी रिकॉर्ड को एक्सेस ले सकते हो। ये उनको कंप्लायंस पॉलिसी में मिलना चाहिए ये अधिकार। नहीं तो क्या होगा, जो डिपार्टमेंट्स हैं कॉन्फिडेंशियलिटी के नाम पे उनको मना करेंगे, या कोई अगर डिपार्टमेंट का हेड है, बहुत अपने आप को बहुत बड़ा मानता है बैंक में, है ना, तो वो इनको सपोर्ट नहीं करेगा, तो बैंक का फिर जो डिजायर्ड जो रिजल्ट है वो नहीं आएगा कंप्लायंस से। ठीक है, तो आगे चलें। अगला लास्ट आई थिंक बस 1-2 स्लाइड बचा है, उसके बाद हम डिस्कशन में डालेंगे इसको अपना। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, ड्यूअल हेडिंग नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि सीसीओ तो बना दिया क्रेडिट डिपार्टमेंट से, अभी उसको क्रेडिट सैंक्शन में भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। नहीं, आपने जीएम क्रेडिट को सीसीओ बना दिया, भाई उसको 20 साल का एक्सपीरियंस है, अच्छा सब जानता है, सब जगह काम कर चुका है, लेकिन अभी भी उसको क्रेडिट सैंक्शन कमेटी में रखा हुआ है, या उसको किसी और परचेज कमेटी में रखा हुआ है, या किसी और टेंडर में उसको इन्वॉल्व कर लेते हैं, या कहीं कुछ को इन्वॉल्व करते हैं, तो उससे क्या निर्माण होता है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट निर्माण होता है। वो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आए इसके लिए जहां कहीं भी ऐसा दिख रहा है वो काम सीसीओ को ना मिले। अगर सीसीओ है अगर कमिटी में अगर रखना चाहता है बैंक, तो केवल उसको एडवाइजरी रोल में रखे, यानी उसको सैंक्शन की पावर ना हो। अगर कमिटी है तो उसका वोट काउंट नहीं होना चाहिए सैंक्शन में। ही कैन ओनली गिव सम एडवाइस कि ये बैंक के लिए अच्छा है नहीं है, गाइडलाइन के हिसाब से फिट बैठता है नहीं बैठता है, कोई आरबीआई की गाइडलाइंस तो वायलेट नहीं हो रही है, किसी और डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस तो वायलेट नहीं हो रही है, ऐसा देखना उसकी जिम्मेदारी है इन एडवाइजरी कैपेसिटी। वो ऐसा देखेगा और बताएगा बाकी मेंबर्स को, लेकिन वोटिंग नहीं करेगा, सैंक्शन नहीं करेगा। ये ड्यूअल हेडिंग का मतलब ये होता है। और क्या काम है उसका, उसको बेसिकली जो भी उसको काम करना है वो पॉलिसी के हिसाब से करना है, पॉलिसी में वो पूरा उसकी जिम्मेदारियां स्पेल्ड आउट होना चाहिए। और टाइम टू टाइम वो टॉप मैनेजमेंट को, बोर्ड को अप्राइज करता रहे अगर कोई गड़बड़ हो रही है, तो अगर कोई कंप्लायंस रिस्क अगर आ गया है या कोई कंप्लायंस अगर ब्रीच हो गई है, कहीं कुछ नॉन कंप्लायंस हो गया है,
उसके बारे में बोर्ड को रिपोर्ट करता रहे। रेगुलरली कंप्लायंस रिस्क के बारे में असेसमेंट करें, और जो भी लगता है कि जहां भी वल्नरेबिलिटी है, जहां लग रहा है कि प्रॉब्लम हो सकती है, नॉन कंप्लायंस हो सकता है, उसके बारे में बोर्ड को या ऑडिट कमेटी को या एमडी को पहले से ही बताए, एडवांस में बताए। होने के बाद बताया तो क्या फायदा है, फिर उसका जो उपयोग है वो नहीं हो रहा है, जिस पर्पज से उसको रखा गया है वो नहीं हो रहा है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, लास्ट होगा ये, उसका जितना भी ऑडिट रिपोर्ट्स आएंगी, आरबीआई की रिपोर्ट्स आएंगी, आरबीआई कंप्लायंस होगी, उसको वो चेक करेगा, वेटिंग करेगा उसका। रेगुलरली जो कंप्लायंस है उसकी सस्टेनेंस देखेगा। सस्टेनेंस का मतलब क्या है, आज कंप्लाई किया किसी डिपार्टमेंट ने, फिर से वो ऑडिट रिपोर्ट में आ गया, फिर कंप्लाई किया, फिर से ऑडिट रिपोर्ट में आ गया, तो ऐसा क्यों हो रहा है ये चेक करेगा, और चेक करके उसका रिपोर्टिंग टॉप मैनेजमेंट को करेगा। किसी भी डिपार्टमेंट को अगर कंप्लायंस रिलेटेड कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो आरबीआई के पास जाने से पहले इससे पूछेगा, कंप्लायंस ऑफिसर, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर से पूछेगा। चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को अगर देना आया तो देगा वो जवाब, नहीं तो वो आरबीआई से पूछ के जवाब देगा, आरबीआई से कम्युनिकेट करेगा चीफ कंप्लायंस ऑफिसर कि ये गाइडलाइन का अंडरस्टैंडिंग हमको ऐसा आ रहा है, क्या हमारा अंडरस्टैंडिंग ठीक है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, या हमारा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है, आपका क्या कहना है, आप कंफर्म करो। ऐसा आप वो डिपार्टमेंट कंप्लायंस ऑफिसर से पूछेंगे। कंप्लायंस ऑफिसर आरबीआई की गाइडलाइन को जानना चाहिए, समझना चाहिए, ऐसा अपेक्षा है। अगर उनको समझ में आया, जानते हैं, दे विल रिप्लाई। इन केस दे आर आल्सो नॉट एबल टू रिप्लाई, देन दे विल सीक clarification from RBI and reply to the concerned department. ठीक है, बोर्ड को एडवाइस करेगा। कोई नया प्रोडक्ट आएगा तो उस प्रोडक्ट में कंप्लायंस चेक करेगा कि क्या क्या होना चाहिए। रेगुलरली कंप्लायंस को मॉनिटर करेगा, टेस्ट करेगा, सैंपल टेस्ट करेगा, डिफरेंट रिटर्न्स में, डिफरेंट रिपोर्टिंग में चेक करेगा कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है, और उसके बाद उसका अप्रूवल देगा उसको। आरबीआई का जो रिस्क मिटिगेशन प्लान आता है आरबीआई की इंस्पेक्शन रिपोर्ट के साथ में, या मॉनिटरेबल एक्शन प्लान आता है आरबीआई की रिपोर्ट के साथ में, या आरबीआई को सुपरवाइजरी लेटर इशू करता है या सैफ इशू करता है, उसका मॉनिटरिंग भी करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम उसका ये भी है कि जो कंप्लायंस फेलियर हुए हैं उसको सभी डिपार्टमेंट के हेड्स को सर्कुलेट करना कि देखो ऐसा हुआ था यहाँ पर, आपके यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर वो एक डेटाबेस बना के रखेगा, ऐसा नहीं कि कंप्लायंस हो गया और भूल गया, नहीं, नॉन कंप्लायंस हुआ उसका एक डेटाबेस बनेगा, कंप्लायंस कैसे किया उसका इंफॉर्मेशन कैप्चर होगा, और फिर ये दोनों मिलके एक डेटाबेस बनेगा, और वो डेटाबेस में जो ये कंप्लायंस फेलियर्स हैं और उसका जो कंप्लायंस है रेगुलरली सभी डिपार्टमेंट्स को सर्कुलेट होना चाहिए कि ऐसा हुआ था, जो बाकी डिपार्टमेंट फिर उसको फॉलो करें ताकि वो ऐसा दोबारा कुछ चीज ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है कंप्लायंस डिपार्टमेंट का। एक इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी रेगुलरली वो अपडेट करेगा। जैसे ऑडिट में क्या होता है ना, जैसे आपका कंकरेंट ऑडिट आया आपके पास में और उसने 10-15 ऑब्जर्वेशन बताई, आपने वो 10-15 ऑब्जर्वेशन कंकरेंट ऑडिटर के जाने से पहले कंप्लाई कर दिया। तो नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, कंप्लायंस कर दिया इसलिए रिपोर्ट में नहीं आना चाहिए, ऐसा माइंडसेट होता है ना। हम कंकरेंट ऑडिटर को बोलते हैं कि अभी कंप्लायंस कर दिया, आप क्यों लिख रहे हो उसको, है ना, रिपोर्ट मध्ये नाही लिया म्हणतात त्याला, आपण त्याला म्हणतात की आता कंप्लायंस केलेला आहे, कशाला तू रिपोर्ट मध्ये ठेवतो ते रिपोर्ट, ते ऑब्जर्वेशन काढून टाक। बट ये जो बिहेवियर है, दिस इज नॉट गुड फॉर द बैंक। इन ए लॉन्ग टर्म यू डोंट कम टू नो व्हाट वर द कंप्लायंस फेलियर्स। उसका डिपॉजिटरी रहेगा, आगे फ्यूचर में गाइडेंस देगा बाकी सब लोगों को, ये उसका पर्पस है। सो थैंक यू सो मच। मैं अभी स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूँ। अभी आपके कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अगर समय है तो आपके पास। मेरे पास 10-15 मिनट का समय है, 15 मिनट हम दे सकते हैं, 10 से 15 मिनट। सर चैट बॉक्स में कुछ सवाल पूछे गए हैं, मैं एक बार खोल लेता हूँ चैट बॉक्स, मैंने बंद किया हुआ था। हाँ, तो पहला तो सवाल का जवाब दिया, CCO will report to RBI directly or through board. CCO will not report to RBI. In your case, CCO will submit, your compliance will go through him. मतलब जो भी कंप्लायंस आरबीआई की इंस्पेक्शन रिपोर्ट की आप आरबीआई को सबमिट कर रहे हैं वो सीसीओ के थ्रू जाएगी ना।
डू बैंक्स कीप ईच एक्टिविटी मैनुअल लाइक ISO ऑडिट? इज देयर एनी मॉडल मैनुअल? मॉडल मैनुअल तो हो नहीं सकता, हर बैंक का अपना अपना साइज के हिसाब से, एक्टिविटी के हिसाब से अलग अलग होगा। और बैंक मैनुअल रखते हैं, यस रखते हैं, बड़े बड़े बैंक तो हर एक्टिविटी रखते हैं। लोन सैंक्शन है, लोन डिसबर्समेंट है, लोन मॉनिटरिंग है, या इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में करना है तो क्या है, अगर फॉरेक्स ट्रेजरी है तो क्या करना है ना, प्राइवेट बॉन्ड्स में करना है तो क्या है। हर चीज के लिए मैनुअल मेरे हिसाब से होना चाहिए, सो दैट उसको देख के अपने जो फंक्शन है काम करने चाहिए, और उसी को देख के कंप्लायंस डिपार्टमेंट अपना बराबर काम कर पाएगा ना, मैनुअल होगा तो। कंकरेंस ऑफ CCO मैंडेटरी टू एवरी एक्टिविटी, डिले इन DM। डिले इन DM का मतलब नहीं समझा, शॉर्ट फॉर्म लिखा आपने, बट कंकरेंस ऑफ CCO इज नॉट मैंडेटरी। CCO को दिखाना जरूरी है, वो मतलब एग्री करे ना करे वो अलग बात है डिपार्टमेंट, लेकिन CCO ने अगर पॉइंट आउट किया नॉन कंप्लायंस और उसके बावजूद भी डिपार्टमेंट ने कर दिया, तो CCO तो अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री तो हो जाएगा, लेकिन इट विल रिफ्लेक्ट बैड ऑन दी बैंक कंप्लायंस कल्चर। सर उसमें मुझे एक पूछना था सर, रिगार्डिंग द कंकरेंस। यस सर। ईच एंड एवरी एक्टिविटी, अगर लोन प्रपोजल है एवरी, इफ ही हैज टू पुट अ सिग्नेचर दैट वो उसने वेरीफाई किया, concurrence किया है। नहीं, क्योंकि आपका पूरा जस्ट कैन आई टेक 1 मिनट, पूरा डिस्कशन से पहले ही अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत डिले होता है। दीज आर द डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस, जब तक बोर्ड मीटिंग नहीं होगा, पूरा पेपर वर्क, लोन कमिटी, बोर्ड मीटिंग, सो मेनी स्टेप्स आर देयर ऑलरेडी। तो इसमें इफ ईच एंड एवरी एक्टिविटी, इफ द CCO हैज टू पुट हिज सील, अगर उसको CCO का आपका ठप्पा लगाना है, कहाँ लिखा है ये कहाँ लिखा है? नहीं ऐसा नहीं है। कंप्लायंस मॉनिटरिंग उसका काम है, कंप्लायंस करना आपका काम है। वो हर एक लोन, ऐसे तो फिर हर एक काम के लिए CCO रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है ना। आप सर्कुलर में भी नहीं लिखा है ऐसा, मैंने भी ऐसा नहीं बोला है। उसको कंप्लायंस मॉनिटरिंग करना, मैंने आपको बताया ईच एंड एवरी पर्सन इन द बैंक, वेदर ब्रांच एम्प्लॉय है, ब्रांच मैनेजर है, हेड ऑफिस क्रेडिट डिपार्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट है, दे आर सपोज टू डू हिज वर्क। ही इज लाइक ए ओवरऑल मॉनिटरिंग अथॉरिटी जो सब जगह जाके देखेगा। अब वो उसका अपना जजमेंट है या अपना एक मैनुअल गाइडलाइन है कि वो कितना % चेक करेगा, बराबर है। Yeah, that is a big question, क्योंकि 100% चेकिंग करना, और whether he will put his signature onto that. No. डॉक्यूमेंट पे वो साइन करेगा क्या? Why he will sign? Then otherwise उसका काम वेरीफाई कैसे होगा कि उसने देखा है, नहीं देखा है, क्या हुआ? वो वेरीफाई करने के लिए वो करेगा, लेकिन सिग्नेचर करेगा तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी हो जाएगा ना। हाँ, वो क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट सुपर एक्टिविटी हो जाएगा ना, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। उसको साइन नहीं करना है, उसको कहीं भी साइन नहीं करना है, उसको चेक करना है कि सैंक्शन लेटर टाइम से इशू हुआ क्या, सारी जो गाइडलाइन है वो फॉलो हुई क्या, सिंगल बोरोवर, ग्रुप बोरोवर चेक किया क्या नोट में। आपका जब वो सैंक्शन नोट जब देखेगा वो, तो उसमें जाके उसमें चेक करेगा कि ये सारी गाइडलाइन का पालन हुआ कि नहीं हुआ। अगर नॉन कंप्लायंस हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन करना था, डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है, तो वो देखेगा कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ, डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए आपको बोलेगा, पॉइंट आउट करेगा कंप्लायंस फेलियर्स। ही विल मॉनिटर द कंप्लायंस एंड पॉइंट आउट कंप्लायंस फेलियर्स। होने से पहले करेगा तो फिर तो हर एक आदमी के लिए पुलिसमैन लगाना पड़ेगा इस कंट्री में। और उसी में जब रिपोर्टिंग तो मेरे स्कूटर पे मुझे एक पुलिसमैन बिठा के लेके जाना पड़ेगा, ट्रैफिक पुलिस वाला। that is the main. वो तो nobody will expect that ना, वो तो उसका पर्पस ही नहीं है। आपने सर्कुलर पढ़ा है क्या, गाइडलाइन पढ़ा है आपने? हाँ, पूरा मैं अभी आपसे तो ज्यादा मैं आई वाज जस्ट टेकिंग कंप्लायंस। और इसमें ये अगर हम फायरवॉल का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, तो एक तो इंटरनल ऑडिट है, फिर दूसरा आ गया RBI का ऑडिट, और फिर ये तीसरा कंप्लायंस में हाउ मेनी ये उल्टा पढ़ रहे हो आप, एकदम उल्टा पढ़ दिया। लाइन ऑफ डिफेंस में पहला आपके लोग हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ, आपने लगता है लेक्चर ठीक से अटेंड नहीं किया। एक पिक्चर मैंने आपको दिखाया था, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, जो लोग काम कर रहे हैं। तो जो लोन सैंक्शन कर रहा है, ये उसकी जिम्मेदारी है, पहली उसकी जिम्मेदारी है कि वो देखे कि जो भी गाइडलाइन है उसका पालन होते हुए लोन सैंक्शन कर रहा है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में कंप्लायंस है, थर्ड में इंटरनल ऑडिट है, फोर्थ में स्टैट्यूटरी ऑडिट है, और फिफ्थ RBI इंस्पेक्शन है। ये फोर्थ एंड फिफ्थ तो एकदम लाइन ऑफ डिफेंस भी नहीं है। फोर्थ एंड फिफ्थ तो बेसिकली रेगुलेटरी पावर्स के अंडर ऑडिट हो रहा है और इंस्पेक्शन हो रहा है।
वो लाइन ऑफ डिफेंस आपका बॉक्स के अंदर ही है। कंप्लायंस इन द सेकंड लाइन, आप बोल रहे हैं लोन आपने सैंक्शन किया और मैं कंप्लायंस ऑफिसर आके आपके लोन पे साइन करूंगा कि आपका बराबर है, कर दो, डिसबर्स कर दो। ऐसा नहीं है, आपको ही लोन सैंक्शन करना है, सब पॉलिसी देखना है, क्रेडिट पॉलिसी देखना है, आरबीआई गाइडलाइन देखना है, सब देखना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, डिसबर्समेंट करना है, एंड यूज ऑफ फंड देखना है, मॉनिटरिंग करना है, सब आप करते रहेंगे। ऑडिट होने से पहले मैं एक बार चेक कर लूंगा, कभी भी ऑडिट होने से पहले ऑन बेसिस पे। कई बार मैं चेक भी नहीं करूंगा, मैं आपके डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट लूंगा, ऑनगोइंग बेसिस पे सर्टिफिकेट लेगा वो कि आपके यहाँ बराबर प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा। अगर सर्टिफिकेट देने के बाद में भी नॉन कंप्लायंस आया मेरी चेकिंग में, मैं हो सकता है कि 10% आपके लोन चेक करूं या 5% करूं, मेरी अपने कंफर्ट के हिसाब से। उसमें भी अगर नॉन कंप्लायंस आया तब आपका सर्टिफिकेट झूठा होगा, तब आपके ऊपर अकाउंटेबिलिटी एक्शन होगा। लेकिन पूरी की पूरी कंप्लायंस की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट की है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट है जो काम कर रहा है। पूरा लेक्चर ही उल्टा हो गया, आपने तो लगता है लेक्चर अटेंड ही नहीं किया ठीक से। नहीं, पूरा I have just gone through it. तो क्या आपने अटेंड किया? आप तो एकदम उल्टा, आपने तो एकदम उल्टा बोल दिया। This is the like urban cooperative banks what they are facing the problems like. अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का प्रॉब्लम एक ही है। और देखिए अभी now in between, please sir, 1 minute, in between there is board of management is also there. मैं बता तो रहा हूँ, decision अर्बन making कोऑपरेटिव हो बैंक का रहा है, प्रॉब्लम बताऊँ आपको? whatever the decision making, उसमें जो security shields बनाए जा रहे हैं, what I'm asking is the number of security shields RBI raising. I'm talking about not only the compliance, number of security shields been raised around UCPs. That's the important. पहले internal auditor, फिर board of management है, then again compliance officer. So how that decision making process will take place? What is the freedom leaving it to this? आपका क्वेश्चन इतना लंबा है, probably you don't want answer. You want your question to be heard by anybody. I am hearing your question. You don't want answer because your question. Listening you patiently. We are listening to you, sir. How you take it? I don't know. I don't know how you take it. Some people are very happy in telling their question. They are not interested in answers, because if you are interested in answer, you will give me time to answer. So okay, now I am telling you your question कि you don't want security shield. Number one, security shields are necessary. Number two, number three, you are saying that urban cooperative bank में credit sanction process आपका main concern है, वो बहुत slow है। उसका reason क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैं भी urban cooperative banks को बहुत सालों से मैंने inspection किया है। अभी एक बहुत बड़े urban cooperative bank के board के ऊपर मैं RBI की तरफ से additional director हूँ लास्ट 1.5 ईयर से। मैंने बहुत क्लोजली देखा है कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बोर्ड में एक अजीब सा पता नहीं क्या पावर है। दे डोंट वांट टू डेलीगेट देयर पावर्स डाउनवर्ड्स। सारे के सारे लोन बोर्ड सैंक्शन करना चाहता है। प्रॉब्लम सिर्फ सारी ये है, डेलीगेशन ऑफ पावर नीचे एग्जीक्यूटिव्स को नहीं है, कमिटीज को डेलीगेशन ऑफ पावर नहीं है। इसीलिए लोन पूरा बोर्ड मीटिंग का 15-15 दिन, 1-1 महीना वेट करते हैं और लोन प्रपोजल बोर्ड मीटिंग में आते हैं। बोर्ड का काम लोन सैंक्शन करना नहीं होता है। बोर्ड का काम लोन सैंक्शन अच्छे से हो, इसके लिए पॉलिसी, गाइडलाइंस और वातावरण उसका निर्माण करना होता है और उसकी मॉनिटरिंग करना होता है। अब आप बोलेंगे कि सारा काम घर में मैं करूंगा, किसी और को दूंगा नहीं, फिर बोलेंगे स्लो होगा। एक आदमी कितना काम करेगा? एक बोर्ड कितना काम करेगा? बोर्ड लोन सैंक्शन करेगा तो फिर ओवरऑल मॉनिटरिंग कब करेगा? अब अगर बोर्ड ही लोन सैंक्शन कर रहा है तो अकाउंटेबिलिटी किसके ऊपर ठहराएगा? कंप्लायंस ऑफिसर। कंप्लायंस ऑफिसर को बोला गया है कि कंप्लायंस हो, और वो कौन करवाएगा? बोर्ड करवाएगा कंप्लायंस ऑफिसर से। अब जब बोर्ड ही लोन सैंक्शन करेगा, जब थानेदारी सब काम करेगा, तो फिर किसके ऊपर वो उंगली उठाएगा? कंप्लायंस ऑफिसर। तो पूरा स्ट्रक्चर ही बदलने की जरूरत है। आपके बैंक्स में, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में माइंडसेट और स्ट्रक्चर बदलने की जरूरत है। जो इस पर्टिकुलर टॉपिक के बाहर का विषय है, वो बहुत बड़ा विषय है, उसको मंथन करने की जरूरत है। इस कोऑपरेटिव सप्ताह में आप वो मंथन भी कीजिए कि क्या जिस तरीके से अभी काम हो रहा है छोटे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में, तो ठीक है कि 10, 15, 20, 50 लोगों का बैंक है, बोर्ड सैंक्शन कर रहा है, 2 ब्रांच है, 4 ब्रांच है। जहां 100 ब्रांच वाला बैंक, 100 ब्रांच वाला बैंक भी अगर बोर्ड में लोन सैंक्शन हो रहा है तो उसका फिर बहुत मुश्किल है कंप्लायंस को खड़ा करना। फिर कोई भी
सिक्योरिटी मैकेनिज्म काम नहीं करेगा, क्योंकि सिक्योरिटी मैकेनिज्म तो नीचे वाले लोग के लिए है। अब ऊपर वाले लोग अगर सैंक्शन कर रहे हैं तो फिर उसके ऊपर उंगली कौन उठाएगा? आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। सो थैंक यू सो मच। ये मतलब मैं यहाँ समाप्त करूंगा क्योंकि अभी 5:30 हो गया है। कुछ अगर Thank you very much. Some of the questions what I raised that were before you come to those topics, so I think you got the list of things. But these are the more I know. concerns what we people are facing. Very much I know. concerns with the RBI total. I will not say attitude, but the focus, RBI focus. Really, we are very much concerned. Yeah. Thank you very You much. should be, मतलब you should be happy that somebody is focusing on urban cooperative banks. Don't you want safety of the urban cooperative banks? So we should be happy that regulator is spending so much time, efforts for strengthening the monitoring framework of the urban cooperative banks. हम लोग चाहते हैं कि हमारा पैसा बैंक में सुरक्षित रहे, चाहते नहीं चाहते? हम हर आदमी चाहता है। यहाँ पर आप में आपका भी पैसा किसी बैंक में जमा है, मेरा भी पैसा किसी बैंक में जमा है। जैसे मैंने ट्रैफिक सिग्नल का एग्जांपल लिया, वैसे ही ये बात भी शामिल है कि हम चाहते हैं बैंकिंग सिस्टम सेफ रहे, और ये उसको सेफ रखने के लिए प्रयास हैं। ऑल दीज आर एफर्ट्स टू एंश्योर सेफ्टी एंड साउंडनेस ऑफ बैंक। मुझे तो इसमें कुछ गलत नजर नहीं आता है। मुझे लगता है कि आरबीआई अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। Thank you very much. Sometime else we will discuss it. Thank you, sir. हाँ ठीक है, आप आइए ना सीए में ट्रेनिंग प्रोग्राम में। Sure. फिजिकल Thank you, आइए, thank you. पुणे में ही है। अच्छा, एक मैं अनाउंस कर देता हूँ बिफोर वी क्लोज। आप सब लोग बैंक से हैं, हमने अभी 5 से 16 दिसंबर एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर कोऑपरेटिव बैंकर, एक ऑन साइट प्रोग्राम, ऑन कैंपस प्रोग्राम, पुणे में ही सीएबी का कैंपस है। उस कैंपस में 10 दिन का प्रोग्राम है, जिसमें आपके बैंक के जो न्यू ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, 7 साल 8 साल के अंदर की सर्विस है, और यंग है 35 to 40 इयर्स के एज की ग्रुप के हैं, जो बैंक में अभी काफी समय रहने वाले हैं, ये उनके लिए बहुत फायदेमंद है। क्योंकि 10 दिन के अंदर नॉर्मली हम 3 दिन 4 दिन 5 दिन का प्रोग्राम करते हैं, ये प्रोग्राम 10 डेज का साल में 2 बार करते हैं, एक बार ऑनलाइन एक बार ऑफलाइन। ये प्रोग्राम ऑफलाइन हो रहा है। 10 दिन में जितना भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का फंक्शनिंग का जो भी विषय है, क्रेडिट हो, इन्वेस्टमेंट हो, एएलएम हो, केवाईसी है, कस्टमर सर्विस है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस प्रोग्राम। ये मैंने जेरे जी को इनका अनाउंसमेंट लेटर भेजा है, एसोसिएशन को, पुणे डिस्ट्रिक्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एसोसिएशन में भेजा है, उन्होंने आपको सर्कुलेट किया होगा, तो इसका नॉमिनेशन आप भिजवा सकते हैं। 5 तारीख से ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है। जो लोकल पुणे के बैंक है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनका तो चार्जेस भी ऑलमोस्ट हाफ है, क्योंकि उनको रेजिडेंशियल अगर नहीं है, अगर उनको अपने घर में रहना है और पार्टिसिपेंट पुणे सिटी में ही है, तो वो ऑफिसर पुणे से ट्रैवल करके अपने कॉलेज में आ सकता है, तो उसका फीस भी बहुत कम है। तो ये आप एसोसिएशन से कांटेक्ट कर लीजिए अगर आपको नहीं मिला है इसका अनाउंसमेंट लेटर, और आप कोशिश कीजिए कि ये वीकेंड नहीं तो अगले वीकेंड तक वो नॉमिनेशन भिजवा दीजिए। 25 नवंबर तक वो नॉमिनेशन भिजवा दीजिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते सर, आई एम एडवोकेट सुभाष मोहिते, प्रेसिडेंट ऑफ दिस एसोसिएशन। बहुत अच्छा लेक्चर आपका यहाँ हुआ है। हम सब कंफ्यूज में थे, क्या कंप्लायंस ऑफिसर क्या टर्म है, कैसा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कुछ नहीं सब। लेकिन आपके लेक्चर के बाद बहुत जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया। लेकिन मेरा सवाल ऐसा है कि पुणे में या कोऑपरेटिव सेक्टर में, पूरा सेक्टर में लोन सैंक्शन का पावर जो है वो बोर्ड के पास है। यस सर। हाँ, तो इस एक कंप्लायंस ऑफिस का रोल इसमें कैसा रहेगा? One point morning we can't change this because that power has been given by the bylaws. It is required to be changed now. पॉलिसी फिर से पॉलिसी बनाना पड़ेगा। उसके हिसाब से अभी हमारा सीओ जो है बैंक में, और वो पावर डेलीगेट करने का जो प्रावधान है वो थोड़ा सा रिस्की है, ऐसा लोगों का कहना है, और हम रिस्क ले रहे हैं, संचालक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
तो उसमें क्या सोल्यूशन दे सकते हैं? एक्चुअली मुझे लगता है रिस्क नहीं ले रहे हैं। रिस्क जब 15 लोग जब सैंक्शन करते हैं तो रिस्क किसी का नहीं होता है। रिस्क वो लेता है जो इंडिविजुअल सैंक्शन करता है, तब रिस्क होता है। जब 15 लोग सैंक्शन कर रहे हैं तो किसका रिस्क है, यही सोच के जो है बैड सैंक्शन हो रही है, बता रहा हूं मैं आपको। क्योंकि होता है, आप मान लीजिए 15 या 16 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर हैं। हाँ, अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि कितने लोग एक्टिवली लोन सैंक्शन के पेपर्स पढ़ते हैं, एजेंडा नोट पढ़ते हैं। मैं तो जिस बैंक में भी रहा हूं हार्डली कोई पढ़ता है। जो एक दो लोग पढ़ के आते हैं वही, या फिर जो आपका जीएम क्रेडिट बोलता है, या फिर एक दो लोग बोर्ड में होते हैं जो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, बाकी तो पूरे लोग खाली बैठ के सिर्फ उसकी तरफ देखते हैं। सच्चाई यही है, यही पढ़ के भी नहीं आते हैं। तो फायदा क्या है ऐसे सैंक्शन का, जब सैंक्शन वही करना है जो आपका सीईओ चाहता है। अब सीईओ और जो जीएम क्रेडिट है वो उनके लिए बहुत अच्छी बात होती है। ये क्या है, जिम्मेदारी सामने के ऊपर चली जाती है। मैं आपको की डायरेक्टर्स हैं बहुत सारे बैंकों में, बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ, मुझे लोन पास कराना है या नहीं कराना है, ये 2 मिनट का काम है। मैं ऐसे फैक्ट प्रेजेंट करूंगा जिससे आप या तो पास करेंगे या फेल करेंगे। बराबर है, बराबर है। वो मेरे हाथ में है। अगर मैं जीएम क्रेडिट हूं, मैं स्मार्ट हूं, अब जिम्मेदारी मेरी है ही नहीं। मैं जीएम क्रेडिट हूं, मैं सीईओ हूं। लोन पास किसने किया, लोन पास किया बोर्ड ने, तो जिम्मेदारी किसकी हो गई, बोर्ड की। और मैं सोचता हूं मैंने तो जो करना था करा लिया, तो जो मैंने पास कराना है उसके लिए मैं अच्छे फैक्ट दूंगा। तो बोर्ड के पास सैंक्शन करना ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करना है, बट एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ही आना चाहिए ना। आप वो लेवल सकते हो आपके बैंक में। जैसे कि एक बैंक है, मान लीजिए सारस्वत या कॉस्मोस बैंक टाइप बैंक है, तो ठीक है, वहां पर बोल सकते हैं कि भाई हमारे 100 बोरोवर हैं जो कि 50 करोड़ से ऊपर के हैं, वो हम रखेंगे, बोर्ड रखेगा। 50 करोड़ से नीचे के लोन कोई कमेटी कर लेगी 25 करोड़ तक। 25 करोड़ तक एमडी सीईओ और उसका कोई 2 लोग मिलकर कर लेंगे। 5 करोड़ तक के लोन एमडी सीईओ कर लेंगे। 1 करोड़ तक का लोन मान लीजिए ब्रांच मैनेजर कर लेगा। ऐसा एक डेलीगेशन ऑफ पावर होता है, हर बैंक में होता है। कमर्शियल बैंक में भी ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोन नीचे डेलीगेट हैं, ऐसा नहीं है। कमर्शियल बैंक्स में भी बोर्ड में सैंक्शन होती है, बट एक लेवल के ऊपर के लोन सैंक्शन होते हैं। उनके यहाँ भी एक मैनेजमेंट कमेटी, जैसे अपने यहाँ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है, ऐसी क्रेडिट कमेटी है, ऐसे उनके यहाँ भी मैनेजमेंट कमेटी होती है, एमसीबी, मैनेजमेंट कमेटी ऑफ द बोर्ड। उनके पास एक पावर है अप टू सर्टेन पॉइंट, तो उन्होंने वो डेफिनेशन ऑफ पावर मैट्रिक्स डिजाइन किया हुआ है। लेकिन जो छोटे लोन है, जो छोटा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में हर बैंक के अनुसार छोटा का डेफिनेशन अलग होगा। किसी बैंक के लिए 1 करोड़ का लोन छोटा होगा, किसी बैंक के लिए हो सकता है कि 50 लाख का लोन छोटा होगा, किसी को हो सकता है कि 10 लाख का लोन बहुत बड़ा लोन हो, 20 लाख का लोन बहुत बड़ा लोन हो। तो आपको डिसाइड करना है, उस हिसाब से मैट्रिक्स बनाना है। डेफिनेटली अगर सारा काम बोर्ड लेवल पे हो रहा है तो कंप्लायंस ऑफिसर क्या करेगा, किसको जाके बताएगा? आरबीआई को बताना पड़ेगा उसको कि बोर्ड ने गलत काम किया। बोर्ड को भी रिपोर्ट करेगा कि आपने गलत काम किया, कैसे? मुश्किल है। फिर ये जो कंसेप्ट है कंप्लायंस ऑफिसर का, वो ठीक से काम कर ही नहीं पाएगा। अभी तो फिलहाल फर्स्ट स्टेज में आप बनाएंगे, वो काम करेगा, आरबीआई की इंस्पेक्शन उसके बाद में होगी। आरबीआई उसका देखेगा कि आपका कंप्लायंस ऑफिसर जैसे काम कर रहा है, करना चाहिए था, कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या उसकी लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस को एड्रेस करने के लिए बोर्ड को क्या क्या परिवर्तन लाना है, वो परिवर्तन में आपका पॉलिसी में क्या परिवर्तन हो सकता है, कौन से जगह पे आपको बायलॉज भी चेंज करने पड़ेंगे, तो बायलॉज भी चेंज करने पड़ेंगे। तो जो जो करना लगेगा वो सब करना पड़ेगा उसको, उस डिफेंस को बढ़ाने के लिए, है ना? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक दिन का काम नहीं है, चलेगा, इसमें आगे काम चलेगा। इसका है कुछ और बताइए, क्वेश्चन तो कुछ नहीं है चैट बॉक्स में, मैं देख रहा हूँ। ओके सर, बहुत अच्छा लेक्चर हो गया। थैंक यू एसोसिएशन लास्ट 42 ईयर्स से इस फील्ड में है। हर हफ्ते में 2 बार हमारे यहाँ ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलता है। आपके कैब से कई मान्यवर यहाँ के लेक्चर देखे गए हैं, जैसे उमाशंकर जी है, कैसे मिश्रा साहब हैं, अजीत कुमार जी है, सब लोग यहाँ आके गए हैं। आप भी आज यहाँ आए और बहुत अच्छा सब्जेक्ट जो है
अभी सब लोगों के कंफ्यूजन था वो आपने दूर कर दिया, हम भी उससे ऊपर सोचेंगे। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे एसोसिएशन ही ट्रेनिंग प्रोग्राम में ही है, क्या वो हमारा एसोसिएशन मिलके कुछ किया तो वो अच्छा रहेगा थोड़ा सा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। हाँ हाँ हाँ, बात करेंगे, जेरी जी से बात करेंगे। आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं कॉलेज में, यहाँ अवेलेबल रहते हैं, फोन करके आ जाइए, तो जो भी विषय रहेंगे हम बना लेंगे, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलेगा, ओके, थैंक यू सर, आपने बहुत टाइम आज हमारे लिए निकला, इसलिए हमारे एसोसिएशन की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते, फिर मिलेंगे किसी प्रोग्राम में। आप में Thank से you. कल जो हमारी वेबिनार में है कल और परसों, तो उनसे फिर मुलाकात होगी। आज सुबह से आपके साथ था मैं। हाँ हाँ, सुबह मेरा 11 से अच्छा हुआ, आज का भी अच्छा हुआ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। थैंक यू। बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर कोऑपरेटिव वीक। यस सर, कोऑपरेटिव वीक का हमारा चल रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो सेशंस ऑर्गेनाइज करना बहुत अच्छा काम है, ये सेक्टर के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। इसी हिसाब से सब लोग मिलते हैं, डिस्कशन होता है सब, और सब कोऑपरेटर है, हमारे बैंकर है, उनके कुछ प्रॉब्लम है उनका भी सोल्यूशन ले सकते हैं। परसों हमारे कमिश्नर थे कोऑपरेटिव लॉ के सब बारे में, और थोड़ा सा जनरल भी उन्होंने बात किया। कल एक बैंकर थे, अभी हर रोज एक साइबर सिक्योरिटी के बारे में है। शेड्यूल है मेरे पास, आया चलेगा सर, ओवर टू यू। थैंक यू मोहित जी, थैंक यू। धन्यवाद सर। थँक्यू सर, धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच, थँक्यू व्हेरी मच. नमस्कार. कालच्याच प्रमाणे आजही आपण फार मोठा प्रतिसाद या कार्यक्रमाला दिल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद. उद्या आपण बँकिंग रेग्युलेशन ऍक्ट वरती बोलणार आहोत, विचार जाणून घेणार आहोत. बँकिंग रेग्युलेशन ऍक्ट पर्टिक्युलरली 2020 मध्ये अमेंड झाल्यानंतरच्या आपल्या अनेक शंका आहेत आपल्या मनामध्ये, त्याचं काही थोडंफार क्लॅरिफिकेशन उद्याच्या सेशन मध्ये आपल्याला मिळावं अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे उद्या आपण या मोठ्या संख्येने जॉईन व्हा आणि आपण त्या विषयावरती उद्या चर्चा करणार आहोत. व्याख्याते उद्या कोंडपल्ले सर म्हणून आहे. कोंडपल्ले सरांचा मी थोडक्यात तुम्हाला हे सांगून ठेवतो परिचय. कोंडपल्ले सर अलाहाबाद बँकेमध्ये होते, तिथून नंतर त्यांनी देवगिरी नागरी सहकारी बँक औरंगाबाद आणि जनता सहकारी बँक पुणे या ठिकाणी काम केलेलं आहे. एक वेटेरन ट्रेनर म्हणून त्यांची ख्याती आहे. त्यांनी आपल्या बँकांचा जो अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय आहे क्रेडिट, त्याच्यावरती 2-3 पुस्तकं लिहिलेली आहेत आणि अनेक ठिकाणी त्यांनी आजपर्यंत प्रशिक्षण घेतलेलं आहे. तर उद्या आपल्याशी ते बोलतील. पूर्वनियोजित कार्यक्रमामध्ये आपण पोंक्षे सरांचं नाव टाकलं होतं, परंतु पोंक्षे सर काही अपरिहार्य कारणास्तव बाहेर देशी अडकलेले आहेत, त्यामुळे ते उद्या पुण्यात पोहोचू शकत नाही आहेत. त्यामुळे मला हा नाईलाजानं आज आता या ऐन वेळेला बदल करावा लागलाय. परंतु उद्या आपण सगळ्यांनी यावं. उद्याचा जो विषय आहे तो जास्त इंटरॅक्टिव्ह व्हावा अशी माझी अपेक्षा आहे, कारण आपल्या बऱ्याच लोकांच्या शंका त्या कायद्याबद्दल किंवा कायद्यामधल्या काही विशिष्ट तरतुदींबद्दल आहेत. कदाचित आपल्याच मधनं, आपल्या चर्चेमधनं त्याला आपल्याला सोल्युशन मिळू शकेल असं वाटतं. उद्या आपण पुन्हा एकदा नेहमीच्याच वेळेला म्हणजे 5 वाजता भेटणार आहोत. थँक्यू व्हेरी मच. उद्या आपण पुन्हा भेटूया. थँक्यू.